हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स और हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारी भारतीय इकोनॉमी के सामने मेनली तीन चैलेंजेज हैं। UPI, यू का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, पी का मतलब है पॉवर्टी और आई का मतलब है इन्फ्लेशन। तो पहले वाले चैप्टर में मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया। आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के बारे में और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी भी डेटा है, जितना भी टॉपिक दे रखा है, जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब आपने सुना होगा, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं गरीबी। तो गरीबी का मतलब क्या होता है आम भाषा में? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो गरीब हैं, ये है वो है, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गरीबी की वजह से हम ये नहीं कर सकते, गरीबी की वजह से हम वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आपने बचपन से अब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि गरीबी वाली ठीक है। तो गरीबी क्या होती है? पॉवर्टी का आपका सिंपल सा मतलब क्या है? गरीबी से। तो गरीबी क्या होती है देखते हैं। तो गरीबी का मतलब है भाई सिंपल सी चीज़ है। देखो, हमें अपने जीवन जीने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा, आवास। बचपन से सुना होगा आपने, रोटी, कपड़ा और आवास। तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ों को तो छोड़ो। रोटी मतलब फूड और कपड़ा मतलब क्लॉथ और क्लॉथ, आवास का मतलब होता है शेल्टर, ठीक है। तो वी नीड थ्री थिंग्स, फूड, क्लॉथ एंड हाउस। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, उसको फूड नहीं मिल पा रहा है, कपड़े भी नहीं मिल पा रहे, घर भी नहीं मिल पा रहे हैं, ये मिनिमम चीज़ें, देखो हमें जीने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशन सेट की गई हैं कि हमारे जीने के लिए इतनी कंडीशन तो होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन मिनिमम कंडीशंस को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइफ में ये मिनिमम चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं, तो समझो वो क्या समझा जाएगा? गरीब समझा जाएगा। फिलहाल अगर पॉवर्टी की डेफिनेशन आती है तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना क्या है। पॉवर्टी इज द कंडीशन in which person is unable to fulfill even the basic needs of living like food, cloth, house, education, healthcare मतलब पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति अनेबल टू फुलफिल मतलब पूरा नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग, हमारे जीने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए, जो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता हैं, जैसे फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अगर ये मिनिमम चीज़ें भी अगर व्यक्ति अवेलेबल नहीं करा पाता अपने लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? पॉवर्टी कहलाती है, ठीक है। तो पॉवर्टी क्या एक कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? जहां पर व्यक्ति अपने लिए फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन जो कि बेसिक नीड्स हैं, ये सारी क्या हैं? बेसिक नीड्स हैं, ये भी अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती गरीबी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे जीने के लिए जो तीन चीज़ मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो फंडामेंटल नेसेसिटीज हैं, अगर वो भी हम अनेबल कर पा रहे हैं, अब उनको भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमें अगर नहीं मिल पा रही हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। और गरीबी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे गरीबी इज द पॉवर्टी इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब है किसी चीज़ से वंचित रख देना, किसी चीज़ से आपको अलग कर देना, वो चीज़ ना मिल पाए, ठीक है। वंचित, अंग्रेजी एक प्रॉपर हिंदी वर्ड है वंचित, मतलब जो चीज़ आपको ना मिल पाए। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की, जिसमें क्या होता है? या तो एब्सेंस ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, आपके पास पैसा भी नहीं रहता है, आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं रहती, यही चीज़ क्या कहलाती है? पॉवर्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन आप बुक में जो दे रखी है इसको आप लिख के आ जाना पेपर में। नेक्स्ट, पॉवर्टी के कितने टाइप्स होते हैं? तो पॉवर्टी के दो टाइप्स होते हैं, पहली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी। ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पूछी जा सकती है और दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल है। एक तो है एब्सोल्यूट, मतलब पूरी तरीके से गरीब, एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से गरीब, बिल्कुल गरीब। और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है? कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे तो ये एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है, इसमें तो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाता। यहाँ पर क्या होता है? दो व्यक्तियों को, दो सोसाइटी को, दो देशों को या दो राज्यों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर आपको पता है एक तो रिलेटिवली गरीब मिलेगा ही, ठीक है, तुलना करने पर। खैर देखते हैं क्या दे रखा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द कंडीशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू अचीव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर लोग जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, मिनिमम जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप सिंपल सा ऐसा लिख देना, द कंडीशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू अचीव द मिनिमम रिक्वायरमेंट
ठीक है, या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। एब्सोल्यूट गरीबी, कैसी गरीबी? एब्सोल्यूट गरीबी कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति मिनिमम स्टैंडर्ड भी नहीं कर पा रहा है पूरे, वो कंडीशन क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब वही आपका फूड, क्लॉथ और शेल्टर या हाउस, अगर ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ की ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड लेवल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन। ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? किसी देश पर डिपेंड करता है, देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। अपना कंट्री इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, ध्यान रखना। ठीक है, कई सारे देश डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका, जापान, ये कैसे कंट्री हैं? डेवलप्ड कंट्री। स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, तो कई सारे कंट्री डेवलप्ड है, और बहुत सारे कैसे कंट्री है? अंडर डेवलप्ड है, जो हमसे भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ जो हैं स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? देश, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छा, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ध्यान रखना, पूरी तरह से गरीब, मैं बता रहा हूँ एब्सोल्यूट मतलब सिंपल सा क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल गरीब। बिल्कुल गरीब कौन से होते हैं? जो अपने लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो दैट इज प्रॉपरली पुअर। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से गरीब है ये। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पूरी तरह से गरीब कहलाते हैं। और एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है ये जनरली पाई जाती है या तो डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दोनों में पाई जाती है। कौन सी पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर पूछ ले कि इंडिया में कौन सी गरीबी पाई जाती है, तो डेफिनेटली यू विल से एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव मतलब तुलना करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। जैसे सपोज एक व्यक्ति ये है, ठीक है, अब देखो आप ही बता देना, आप खुद बता दोगे। एक व्यक्ति ये है, ये मान लो मनोज है, और ये मान लो रवि है। ये मनोज है और ये रवि है। मनोज की पर मंथ इनकम है 50,000 रुपये और रवि की पर मंथ इनकम है 15,000 रुपये। ठीक है, बताओ किसकी इनकम ज़्यादा है? डेफिनेटली मनोज की ज़्यादा है, रवि की कम है। अब यहाँ पे बताओ, तुलना करो, कंपेयर करो कि रिलेटिवली कौन गरीब है। सिंपल सी बात है, रवि गरीब है, किससे? मनोज से। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो डिफरेंस, एक तो क्या होता है डिफरेंस, किस में डिफरेंस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, कंजप्शन और एक्सपेंसेस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। यही चीज़ क्या कहलाती है? रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं किस किस चीज़ का, या तो इनकम का डिफरेंस, या संपत्ति वेल्थ का डिफरेंस, या कंजप्शन एंड एक्सपेंसेस, कितना खर्चा कर रहे हैं और कितने कंज्यूम कर रहे हैं, और किस में देखते हैं अलग अलग सोसाइटी और देशों में इनको कंपेयर किया जाता है। यही चीज़ कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी जनरली आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्री मैंने बताए थे, जैसे अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सारे कंट्री कैसे हैं? ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट गरीबी नहीं मिलती है, यहाँ पर बहुत चीज़ें तो मिल जाती हैं सभी लोगों को, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल हो जाती है, मगर यहाँ पर लोग कैसे मिलेंगे आपको? रिलेटिवली पुअर मिलेंगे, कंपेयर करेंगे तो, वैसे गरीब नहीं मिलेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा, अब हम देखते हैं गरीबी के कारण क्या है भाई। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के कई सारे कारण हैं। जब से सबसे पहला कारण है सोशल, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? देखो हमारे देश में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं इंडिया में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अब हम देखेंगे गरीबी के क्या क्या कारण हैं एक एक करके। सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जन्मदिन मनाने पर, शादी करने पर, या किसी की डेथ के लिए जब मृत्यु हो जाती है वृद्ध लोगों की, तो उनके लिए दावत देते हैं, फीस्ट देते हैं, मृत्यु भोज देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं? जन्मदिन पर बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और डेथ फीस्ट में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हालांकि बस की नहीं है हमारी उतना नहीं करने की, फिर भी हम क्या करते हैं कि यार हमारी मतलब नाक ना कट जाए, हमसे कोई यूँ ना कहे यार इसने कुछ नहीं किया, इसकी शादी में तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। मतलब बेफालतू की शान बढ़ाने के लिए, जबकि ज़रूरत नहीं है शान आप बढ़ाएं। मतलब क्या है, तुमको दूसरों से कंपेयर करने से कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लोग तो कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। यहाँ पर तो ये है कि समाज को दिखावा करने के लिए, आजकल तो मेनली क्या चल रहा है? शो ऑफ चल रहा है। आपके घर में कुछ भी नहीं है पर दिखावा ऐसा करेंगे बहुत ज़्यादा कि यार हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें, शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, डेथ फीस्ट पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये करने से क्या होता है?
व्यक्ति गरीब बन जाता है, डेप्टर बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। शादी कर रहे हैं, कर्ज लेके कर रहे हैं, भैया ज़रूरत क्या है, नॉर्मल कर दो, कम पैसे में कर दो, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाते हैं, लोग बाग गरीब हो जाते हैं। तो ठीक है, हम बहुत सारा, आपको पता है हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं किसमें, बहुत सारी ट्रेडिशंस में, जैसे बर्थ एनिवर्सरी हो, और मैरिज एनिवर्सरी हो, डेथ फीस्ट हो, इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जिससे हम क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। और गरीब किससे बनते हैं, एक आपने देखा होगा, स्पेशली पॉवर्टी, ध्यान रखना, जितने ज़्यादा लोग पुअर होंगे उतनी ज़्यादा एजुकेशन कम मिलेगी आपको उस एरिया में। एजुकेशन कम होगी तो उनको समझ नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, लड़का पैदा करने के चक्कर में भी गरीब हो जाते हैं। क्यों, आप देखा होगा कई बार, कई लोग ऐसे होंगे जिनके एक लड़की हुई, गर्ल पैदा हुई, दोबारा कहेंगे चलो यार आपकी बार लड़का हो जाएगा, फिर दूसरी बारी मान लो गर्ल पैदा हो गई, फिर तीसरी बार ट्राई करेंगे आपकी बार लड़का, फिर तीसरी बार भी लड़की, चौथी बार भी लड़की, पांचवी बार भी लड़की, छठी बार भी लड़की, सातवीं बार भी लड़की, आठवीं बार, मतलब कई तुमने देखे होंगे एग्जाम्पल, मैंने पर्सनली कई सारे देखे हैं, 8 9 लड़की हो जाती हैं, फिर भी ट्राई करते हैं कि यार अब की लड़का हो जाए। बताओ, अब जब 9 बच्चे हो गए, देखो एक तो पहले से ही गरीब पहले से ही कंडीशन ख़राब है, हैं, और ऊपर से 9 अगर लड़कियां हो गई तो उनका खाना पीना खर्चा, हालांकि मैं यूँ नहीं कह रहा कि लड़की नहीं करनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग लाइक डेट, बट आई एम सेइंग कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो घर में चीज़ें सबको बराबर नहीं मिल पाएंगी। ऊपर से अगर आपके पैसा नहीं है, पहले से ही कमज़ोर स्थिति है, तो भाई आप मत डिजायर करो, ऐसी गलत धारणाएं मत रखो। तो यहाँ ये भी एक रीज़न है कि लड़के के चक्कर में क्या हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और पॉपुलेशन बढ़ना एक मेन रीज़न है। ठीक है, तुम देख लेना, जिस घर में कम वो रहते हैं, हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा। अगर मान लो घर में बस 2 ही बच्चे हैं तो देखना बड़े शांतिपूर्वक मामला चलता है। अगर घर में 6 बच्चे हैं या फिर 8 बच्चे हैं तो वहाँ देखना सब आपस में एक दूसरे लड़ते हैं और उनको बराबर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। 6 के 6 को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो सब मिलनी चाहिए सबको। तो कम होते हैं, देखो बच्चे कम होते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, घर वालों पर भी लोड नहीं पड़ता, शादी वादी करने में लोड नहीं पड़ता। ज़्यादा होते हैं तो उनकी शादी वादी में, खाने में, पीने में, एजुकेशन में, और आजकल तो आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी हो गई है, महंगाई कितनी हो गई है, और एजुकेशन सिस्टम भी कितना हाई फाई हो गया है, कितना ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो लड़का पैदा करने के चक्कर में पॉपुलेशन बढ़ाते चले आते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। अगला कारण है कुछ कास्ट, हमारी समाज में कुछ कास्ट ऐसी हैं उनकी कंडीशन हमेशा ख़राब रहती है। माइजरेबल का मतलब है बहुत दयनीय स्थिति रहती है उनकी लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक अगर आप सोचो, कुछ कास्ट आपने देखा हो गांव में ऐसी रहती हैं, वो गरीब ही हैं, पीढ़ी निकल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनकी कंडीशन क्या होगी, आने वाली जनरेशन भी गरीबी में ही फंसी रहेगी। तो वो गरीबी का जो एक साइकिल चलता है ना, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, उस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाती। ये एक मेजर रीजन है किसका, पॉवर्टी का। तो पहला रीजन मैंने बताया, समाज में कई सारी प्रथाएं चलती हैं, जैसे बर्थ और मैरिज, डेथ, इनकी वजह से हम बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। लड़के के चक्कर में पॉपुलेशन बढ़ाते चले आते हैं, जो भी एक मेन रीजन है। और कुछ कास्ट अपने आप को हमेशा से गरीबी समझते हैं, तो जिसकी वजह से वो कभी भी गरीबी के साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाते। दूसरा कारण है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या है, अब देखो पहली बात, अब देखो गरीबी से गरीबी बढ़ती है, गरीबी, द पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, द कॉज ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी, द कॉज ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी, गरीबी का कारण क्या है, पॉवर्टी, एंड द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाट इज विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, द कॉज ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी एंड द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी। यही चीज़ क्या कहलाती है, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मतलब गरीबी का कारण गरीबी, और गरीबी का रिजल्ट भी क्या है, गरीबी है। तो आदमी गरीबी से निकलेगा नहीं और गरीबी के चक्कर में फंसा रहेगा, और ये जो चक्र चलता रहता है, गरीबी में फंस जाते हैं, यही कहलाता है विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज में क्या देखो, ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मतलब है आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा होने का मतलब है कि उसके पास पैसे की कमी है, धन की कमी है। तो पीपल आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, सो देयर क्वालिटी रिमेन्स पुअर एंड दे गेट लो इनकम। अब भाई सीधी सीधी बात है, अगर घर में पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को हेल्थ और एजुकेशन में कम पैसा खर्च करेंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे, अच्छी हेल्थ नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो और गरीब हो जाएंगे। क्यों गरीब हो जाएंगे, अब देखो अगर मान लो अच्छी एजुकेशन नहीं दी तो वो हो सकता है लेबर का काम पकड़े। अब लेबर के काम से तो काम
चलने वाला नहीं है। तो उनको लेबर का काम मिल भी जाएगा तो सैलरी कैसी मिलेगी, लो इनकम मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी। और हेल्थ, अब देखो अगर आप हेल्थ पर खर्चा नहीं करोगे तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, हेल्थ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पूरी तरह से आपको बैलेंस डाइट नहीं मिली तो संभावना रहती है माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की संभावना रहती है। माल न्यूट्रिशन की क्या होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो जाती है तो माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो खाना प्रॉपर ना मिल पाना भी एक रीजन है किसका, मतलब बीमारियां होने का, माल न्यूट्रिशन का। तो जब गरीब होंगे तो खाना कहाँ से प्रॉपर मिलेगा, ऊपर से एजुकेशन ना मिलेगी तो कहाँ से जॉब मिलेगी, कहाँ से स्किल्स आएंगी, सीधी सीधी बात है। तो गरीबी का रिजल्ट भी क्या होता है, गरीबी होता है। ठीक है, और इस प्रकार हम किस में फंसते चले जाते हैं, लोग गरीबी के विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। अगला है, ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो एंड इट वाज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी। अगर मान लो खेती में भी आप अगर खेती में भी कम इन्वेस्टमेंट करोगे, रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और वो भी एक कारण है किसका, पॉवर्टी का। आप देख लो कोई किसान है, मान लो किसान के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस मतलब मनी, रिसोर्सेस में मनी भी हो जाएगा, रिसोर्सेस में वाटर रिसोर्सेस भी हो जाएगा, साधन हो गए जो एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए। और साथ ही साथ में खेत में उन्होंने मान लो अच्छे बीज नहीं बोए, अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा, फसल का उत्पादन कम होगा, और फसल का उत्पादन कम होगा, ये भी एक रीजन है किसका, गरीबी का। अब सीधी बात है, उस कम उत्पादन से घर का खर्चा तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लेसन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सन। देखो कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से क्या होता है, हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो बाकी को मिलती हैं। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाती, अब हम गरीब हैं, गरीबी की वजह से हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी। अब मान लो किसी ने बीटेक कर ली और कोई बेचारा गरीब है, उसने बीटेक नहीं की, तो बीटेक वाले को तो अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, और जिसने बीटेक नहीं की है वो कहाँ से जॉब मिलेगी, बताओ, सीधी सीधी बात है। तो जो अपॉर्चुनिटीज बाकी को मिलती है वो अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिल पाती हैं, किसकी वजह से, गरीबी की वजह से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉज, सामाजिक कारण भी है गरीबी का, नहीं सॉरी, आज इसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। गरीबी का एक और कारण क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी जिम्मेदार हैं, सरकार जो होती है सरकार भी जिम्मेदार है किसके लिए, गरीबी के लिए। देखो आपको पता है सरकार बहुत सारे प्लान्स बनाती है, बहुत सारी स्कीम्स चलाती है ताकि पॉवर्टी को एरेडिकेट किया जा सके। ये वर्ड बार बार आएगा, ध्यान रखना। एरेडिकेट का मतलब है समाप्त करना, एरेडिकेट का मतलब क्या है, समाप्त करना। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं कि गरीबी को हटाया जा सके। मगर आपको पता है हमारा सिस्टम कैसा है, करप्ट है। हमारा सिस्टम कैसा है, करप्ट है, भ्रष्ट है। तो करप्ट होने की वजह से जो स्कीम चलाई गई हैं, जो रिसोर्सेस इन्होंने एलोकेट किए हैं, जो पैसा इन्होंने एलोकेट किया है कि ये गरीबों के हित में जाना चाहिए, वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। हमारा सिस्टम कैसा है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा करप्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सिस्टम है। तो ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट का अभाव है, साथ ही साथ में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेनिफिट टारगेटेड पीपल तक पहुंचने चाहिए वो पीपल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपने मान लो जैसे सरकार ने कोई स्कीम चलाई, और स्कीम चलाई मान लो किसानों के लिए चलाई कि किसानों को मतलब हर साल मान लो, पहले अब तो खैर मतलब अब आपने देखा होगा एक सिस्टम चल गया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके थ्रू क्या होता है, सरकार ने इसको करप्शन कम करने के लिए किया। इसके थ्रू क्या है, अगर मान लो कोई टारगेटेड पर्सन, मान लो किसान है, तो किसान को मान लो सरकार 6,000 रुपये देती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। तो अब सरकार क्या करती है, 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने में, 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में सरकार क्या करती है, किसान के खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देती है। तो इससे क्या हो गया, आज की डेट में करप्शन कम हो गया। मगर फिर भी अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। मगर पहले, अब तो चलो ठीक है डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, किसान के खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं। आपने एक और सुना होगा ना, सब्सिडी मिलती है हमें, तो सब्सिडी में गैस सिलेंडर भरवाने जाते हैं, तो कुछ समय पश्चात गैस सिलेंडर मान लो आपने 900 रुपये का खरीदा, और मान लो 400 रुपये आपके सब्सिडी के आगे अकाउंट में, तो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं ना। पहले ये अकाउंट में नहीं आते थे, आज भी कई सारी चीज़ें जो डायरेक्ट हमें नहीं मिलती हैं, तो उसको बिचौलिए बीच वाले लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कारण है गरीबी का कि हमारी सरकार कई सारी स्कीम चलाती है, मगर उन स्कीम्स का फायदा जिनके लिए चलाया जा रहा है, टारगेटेड पीपल मतलब जिनके लिए स्कीम चलाई जा रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता फायदा। लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीति वाले जो लोग हैं उनको अपनी राजनीति से ही मतलब है। आपको पता है हमारे देश में लगातार इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन आता है, तो कभी स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन आएगा, कभी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ जाएगा। तो सरकार
किस में बिजी रहती है, इलेक्शन में बिजी रहती है। बीच में आपको पता है कई बार अपोजिशन पार्टी मुद्दों को उठा लेती है, जैसे आज की डेट में चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला इशू चल रहा है, ठीक है, एनआरसी वाला इशू चल रहा है। तो सरकार कई बार तो मतलब खुद भी बिजी रहती है और पॉलिटिकल कैंपेन्स में बिजी रहते हैं, और इधर से ऊपर से अपोजिशन पार्टी भी मतलब कई बार नहीं जीने देती सरकार अगर सही से भी काम करती है। तो इनकी वजह से सरकार का फिर जो मूल समस्याएं, जो बेसिक समस्याएं जो देश के सामने, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, गरीबी, तो सरकार वहां पर ध्यान नहीं दे पाती। तो और कई बार क्या होता है, कुछ राजनीतिक ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये भी एक कारण है किसका, गरीबी का। और लूप होल्स इन द गवर्नमेंट सिस्टम, लूप होल्स का मतलब होता है कमियां, गवर्नमेंट के सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से भी गरीबी को मिटाया जाना बड़ा डिफिकल्ट है। और भी कारण देखने, तो पहला हमने देखा सोशल कॉज, फिर देखा हमने इकोनॉमिक कॉज, तीसरा देखा पॉलिटिकल कॉज। ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से 2 कारण पूछ सकता है, तो 2-2 लाइन आप किसी में भी लिख देना, नॉट ए बिग डील। अदर कॉज क्या है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अब सीधी सीधी बात, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, अच्छी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, और नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो हो सकता है लेबर का काम मिलेगा, और लेबर का काम मिलेगा तो कम इनकम मिलेगी, और कम इनकम से काम चलने वाला नहीं है। तो ये भी एक कारण है। पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मान लो रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन और आपका इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो किसी देश में ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका अभाव है, ये भी एक कारण है किसका, गरीबी का। लैक ऑफ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, हमारे यहाँ की एजुकेशन ऐसी है कि आप एजुकेट डिग्री ले लो, डिग्री लेने के बाद भी आप क्या रहोगे, बेरोजगार रहोगे। तो एजुकेशन ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ पर जैसे ही एजुकेशन आपकी पूरी हो तुरंत क्या मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए। तो हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन की और फटाफट जॉब। हमारी एजुकेशन में जॉब वाली कोई चीज़ है ही नहीं। कई बार कई देशों में ऐसा होता है कि एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पर क्या दी जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ों को बनाने की, सिखाने की, कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मगर हमारे इंडिया में ऐसा मतलब बहुत कम है कि एजुकेशन कैसी है, सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। और एजुकेशन का आजकल आपने देखा होगा कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, बिजनेस कर दिया है, पैसे में डिग्री मिल जाती है, आपको पैसा दो डिग्री मिल जाएगी। अब बताओ, अब जब पैसा देगा आप डिग्री ले लोगे, आपको आता जाता कुछ नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी, तो आप बेरोजगार रहोगे। और जब आप बेरोजगार रहोगे तो फिर बेरोजगार आदमी क्या बढ़ता चलाएगा, किसको बढ़ाएगा, गरीबी को बढ़ाएगा। जब बेरोजगारी होगी तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो गरीबी आएगी, और गरीबी आएगी तो आपको फिर बहुत सारी समस्याएं। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब देखो कई बार क्या, आप देखो सरकार हर व्यक्ति को तो जॉब दे भी नहीं सकती, ये भी सीधी सीधी बात है। तो कुछ लोगों के ऐसे अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, जोश होना चाहिए कि चलो सरकार नहीं देती तो यार हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करें। मगर हमारे लोगों में इसका भी अभाव होता है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद स्वरोजगार ढूंढते नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं मान लो अभी एक प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक है, पहले एक इंजीनियर था, प्राइवेट टीचर हूँ, अब सरकारी मतलब सरकार की जॉब नहीं है, बट अब मैं पर्सनली कर रहा हूँ ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ, अब मतलब अपनी तरह से एम्प्लॉयड हूँ। तो हमें भी ऐसे ही लाइफ में अगर मान लो, चलो ठीक है, जरूरी नहीं यार हर किसी की मतलब नौकरी आज सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम कहीं भी कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर लोगों में कुछ करने की कमी है, करने की पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, स्पिरिट नहीं है, जोश नहीं है, जो भी एक कारण है किसका, गरीबी का। लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज का भी हमारे यहाँ पे अभाव है। हेल्थ केयर मतलब हेल्थ से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, जैसे हॉस्पिटल जो होते हैं उनका अभाव है। कई लोग मतलब पैसा गरीब उसी में चला जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में चला जाता है। एक तो बेचारे पहले से ही गरीब होते हैं और बीमारियों की वजह से इनमें चला जाता है हेल्थ के लिए। अगर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो सरकार मतलब उनको फ्री में अवेलेबल कराए तो लोगों का बहुत सारा पैसा बचेगा, इनकी भी अभाव है। और इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो सीधी सीधी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, और चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और जब लोग बेरोजगार होंगे तो सीधी बात है बेरोजगारी से क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमने देखे 4 कारण किसके, गरीबी के, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिए हैं। सोशल सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, और ये हो गए अन्य कारण, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गरीबी को एरेडिकेट करने के लिए एरेडिकेट करने का मतलब होता है समाप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट मेजर्स शुड बी अडोप्टेड टू एरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। इंडिया में से गरीबी को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो कमियां देखी है ना, उन कमियों को हटा दो, गरीबी हट जाएगी। लेट्स सी, देखो आप अब कमी क्या कहती है। जैसे हमने पहले देखा, एक तो मतलब सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण में आपने पता है हम शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बर्थडे पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, डेथ फीस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। भैया कम कर दो, क्या ज़रूरत है। और किसी की मत सोचो कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग को कहने दो, लोगों की टेंशन मत लो यार।
लोगों की टेंशन लोगे तो दिक्कत आएगी। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जैसे सोशल कॉजेज बताया था, उनको कम कर दो, खर्चे कम कर दो। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम करो, बिल्कुल कम कर दो पॉपुलेशन। हम दो हमारे दो अडॉप्ट कर लो, हम दो हमारे दो करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी भैया, सब कुछ ठीक चलेगा। पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए अगर मतलब राजनीतिक कारण की देखें, और बाकी अन्य जो कारण बताए थे इनको भी इन्फ्लेशन को कम कर दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, अपने आप गरीबी कम हो जाएगी। खैर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। स्प्रेड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, सरकार हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देगी तो लोग कम बीमार होंगे, कम पैसे में उनका इलाज हो सकेगा, पैसा बचा सकेंगे, और जो पैसा बचा रखा है उसको वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी वी शुड स्प्रेड एजुकेशन, सबसे बढ़िया चीज़ है, हर चीज़ की दवाई है मेरे हिसाब से, हर चीज़ की दवाई क्या है, एजुकेशन, और लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि हर समस्या का समाधान है एजुकेशन। अगर लोग एजुकेटेड होंगे वो अपने आप रास्ते निकाल लेंगे, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, डिग्री नहीं, लोगों के अंदर ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, तो हर समस्या को दूर करने के लिए क्या है, एजुकेशन को फैलाना पड़ेगा, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना पड़ेगा पूरी की पूरी सोसाइटी में, सो दैट मोर स्किल्ड एंड डेवलप्ड पीपल हम क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हों, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों। अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करना है, दक्ष करना है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा एजुकेशन पे, और हमारे अंदर ठीक है जो कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करने का एक सबसे बड़ा तरीका वही है एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल कैन एनहेंस देयर कैपेबिलिटीज एंड क्रिएट गुड सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आप कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और साथ के साथ में वो हेल्दी है, तो हेल्दी लोग जो होते हैं और एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपनी क्षमता को, खुद की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, खुद की स्किल्स को बढ़ा सकें, और एक्स्ट्रा जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उनको क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। एक्स्ट्रा नहीं तो कम से कम सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट कर ही सकें। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो, पढ़े लिखे हो, आप हज़ारों जॉब ढूंढ लोगे, नहीं है तो खुद क्रिएट कर लोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लोगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना यार, एक बार जुड़ो तो सही, जुड़ोगे तो उसके बाद आपको हज़ारों रास्ते मिल जाएंगे। अगला है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्म नॉर्मल वर्कफोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन और हेल्थ केयर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वर्कफोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्कफोर्स मतलब जो लोग उसमें एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों लोग किस में आएंगे, वर्कफोर्स में आएंगे। तो जो वर्कफोर्स है उसको अगर हम एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 10 लोग हैं बिल्कुल बैठे हुए निठल्ले, काम नहीं है कोई भी, उनको आप एजुकेशन दे दो, उनको आप ट्रेनिंग दे दो, कुछ सिखा दो, उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली उनको काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, और गरीबी दूर हो जाएगी तो घर में वो पैसा जो आएगा वो हेल्थ और एजुकेशन में स्पेंड होगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन में स्पेंड होगा तो सीधी सीधी बात है क्या बढ़ जाएगी, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, स्किल्स बढ़ जाएंगी, फिर जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे करके एक साइकिल चल पड़ती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। भाई देखो अब सीधी सीधी बात है, गरीबी को दूर करना है तो पहले बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी लोगों को। ठीक है, तो टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या है, देखो कैसे बढ़ा सकते हैं इनको। बढ़ाने के लिए सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ानी है, ठीक है, अगर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें तो गरीबी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को स्किल करना चाहिए, कैपेबल बनाना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। लोगों को क्या करना चाहिए, स्किल देनी चाहिए, और साथ ही साथ में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो आपने देखा होगा एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ये चल रही है, जिसके तहत लोगों को क्या दी जा रही है, स्किल्स दी जा रही है। देखा होगा आपने, आपके शहर में कई सारे सेंटर खुले हुए होंगे ऐसे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और ये स्किल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, लोगों को स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो क्या बन सकें, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। इन ऑर्डर टू टेक पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू पीपल। अगर लोगों को गरीबी से दूर करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराने चाहिए। जैसे अब देखो गांव में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो सरकार कर भी रही है। आपने एक स्कीम सुनी होगी मिड डे मील वाली स्कीम सुनी है आपने। मिड डे मील में क्या होता है, दोपहर का खाना दिया जाता है। अब सोचो जो गरीब से गरीब हैं उनको एक तो फ्री में एजुकेशन दी जा रही है गांव में बच्चों को, साथ के साथ में उनको खाना भी दिया जा रहा है। तो एजुकेशन का भी ध्यान रख रही है सरकार, एज वेल एज खाने का भी ध्यान रख रही है, ताकि हेल्थ का भी ध्यान रख रही है। और आपने एक चीज़ सुनी होगी मनरेगा भी आएगा फ्यूचर, आगे मैं बताऊँगा। मनरेगा स्कीम चला रखी है। यहाँ पर क्या होता है, सरकार 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को। इससे क्या होता है, कम से कम 100 दिन अगर लोग काम करेंगे तो पैसा तो आएगा, और वो पैसा आएगा तो उससे कुछ
कुछ ना कुछ तो मतलब काम चलेगा ही। ठीक है, तो सरकार को ऐसे ही कई सारी स्कीम चलानी चाहिए ताकि मतलब गरीबी को क्या कर सके, खत्म कर सके और लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर गरीब से गरीब लोग हैं तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हेल्प प्रोवाइड करानी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट, और कर भी रही है। मैंने अभी 2-3 एग्जांपल दिए थे। मिड डे मील एक प्रोग्राम बताया था मैंने, मनरेगा एक स्कीम बताई थी, और एक तुमने देखा होगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं राशन कार्ड वाला सिस्टम। आपने राशन कार्ड की दुकान देखी होंगी, राशन कार्ड की दुकान पर 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मिट्टी का तेल मिलता है 5-5, 10-10 रुपये लीटर के हिसाब से मिट्टी का तेल मिलता है। चीनी मिलती है, दाल मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत कम रेट पर मिलती हैं, उचित मूल्य पर मिलती हैं, और उनको बोलते भी हैं उचित मूल्य की दुकान, लिखा भी होता है। ठीक है, पुअर पीपल हु हैव नो स्किल शुड बी प्रोवाइडेड लेबर जॉब। अगर मान लो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरकार को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, लेबर जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। और एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड का मतलब है जैसे ही मतलब शिक्षा खत्म हो, डिग्री मिले, ताकि लोगों को क्या मिल जाए, तुरंत जॉब मिल जाए, ऐसी हमारी होनी चाहिए एजुकेशन। अब बात करते हैं टू कंट्रोल सोशल एविल्स। अब देखो, हमने बताया था समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, तो अगर हमें गरीबी को हटाना है तो समाज की बुराइयों को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। अब मैंने बताया था समाज में क्या क्या बुराइयां चलती हैं। आपको पता है, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं सोशल प्रैक्टिसेस। समाज की कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जैसे बर्थ, मैरिज, डेथ सेरेमनीज, मतलब बर्थडे मनाते हैं। शादी में देखा होगा तुमने, करोड़ों करोड़ों रुपए पब्लिक खर्च कर देती है। गाँव में देखो तुम, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यार तुम्हारे बस की नहीं है, क्यों खर्च कर रहे हो भाई, नॉर्मल शादी कर दो, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकोगे। जो पैसा आप मतलब शादी में खर्च कर दिया, एक ही दिन में या 10 दिन में आपने जो पैसा खर्च किया, सोचो अगर वो पैसा खर्च नहीं करते तो आप उनको अगर बच्चों की पढ़ाई में लगाते, घर में किसी के या बिजनेस में लगाते, तो उससे ज़्यादा फायदा होता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, आपको भी ध्यान रखना है, फ्यूचर में पैसा कम से कम स्पेंड करना है। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो बिल्कुल खर्च मत करो, बचाओ पैसों को, फ्यूचर में आप जब कुछ अच्छे बन जाए तो खर्च कर लेना। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो सामाजिक प्रैक्टिसेस चलती हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, अब मैरिज एनिवर्सरी, फलानी एनिवर्सरी, ढिकानी एनिवर्सरी, जितनी भी एनिवर्सरी हो रही है ख़त्म करो मत, सिंपल रखो बिल्कुल। जितने ज़्यादा सिंपल रखोगे फ़ायदा होगा, पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो फायदा होगा, गरीबी कम होगी, सीधी सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, अनप्रोडक्टिव होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम होता है, और ऐसे नाम का क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया तो आप समाज में सेवा करो। ठीक है, अगला, इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी सोशल लेवल शुड बी कंट्रोल्ड और रिमूव्ड। देखो, फ्रॉम द सोसाइटी, अगर हमें सोसाइटी से गरीबी को ख़त्म करना है तो सोसाइटी से इन सोशल लेवल्स को भी ख़त्म करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे कई सारी जगह पर देखा है, वहाँ पर डेथ फीस्ट को तो ख़त्म कर दिया गया, मृत्यु भोज को तो ख़त्म कर दिया गया कई जगह पर, तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है लोगों पर शादी का। ठीक है, तो शादी में भी हमें जो डाउरी सिस्टम है, आपने पता होगा दहेज प्रथा, शादी में भैया हमें 25 लाख चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, 10 लाख चाहिए गाड़ी, तो भाई इसको भी कम करना चाहिए। सामने वाले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, सामने वाला मतलब बेटी वाले पे प्रेशर पड़ता है, उससे बेचारे उनको लोन लेना पड़ता है, और लोन चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन चली जाती है, और कई बार तो प्रेशर इतना हो जाता है लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये जो शादीवादी होती है इसमें डाउरी सिस्टम को भी बिल्कुल हटा देना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। डाउरी सिस्टम तो बहुत बुरी बीमारी है। ठीक है, आज की डेट में। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, अगला कारण क्या है, अगला मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगला हम कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम दो हमारे दो, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन कम होगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आप मतलब कम पॉपुलेशन पे, मतलब घर में कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कम ध्यान दे पाते हैं, कम बच्चों पर हम ज़्यादा चीज़ें खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम चीज़ें खर्च कर पाते हैं। ये समस्या है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था, हर चीज़ की दवाई क्या है, एजुकेशन। हर चीज़ की प्रॉब्लम भी क्या है, पॉपुलेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, हर समस्या का मतलब यहाँ पे कारण क्या है, पॉपुलेशन। तो रीजन पॉपुलेशन है, सॉल्यूशन एजुकेशन है। एजुकेटेड लोग डेफिनेटली दे विल फाइंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कंट्रोल नहीं हुई तो इट विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हमें पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है। इसलिए हमें एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा फॉलो करनी चाहिए, हम दो हमारे दो। मैं तो ये कहता हूँ, हम दो हमारा एक हम दो हमारा एक, इसको फॉलो करो तो और ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो वी टू अवर टू इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। अगला है प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू टारगेटेड पर्सन। ये गवर्नमेंट की दिक्कत थी। तो जो फायदे सरकार मतलब सरकार ने डिसाइड किया कि ये फायदे किसी पर्टिकुलर ग्रुप तक या पर्टिकुलर सोसाइटी तक या पर्टिकुलर सेक्शन तक जाने चाहिए, तो उनको पहुंचाओ।
तो गवर्नमेंट को जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो टारगेटेड पीपल तक पहुंचने चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया, मैंने बताया था डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आजकल मतलब जो भी फायदा होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच भी जाता है। अब हम देखेंगे मेजर्स अडॉप्टेड फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, जो मतलब स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, मतलब सरकार ने ऑलरेडी कर चुकी है, स्टेप्स ले चुकी है, वो कौन कौन से सिस्टम है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 1970 के बाद सरकार ने मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी अपनाई पॉवर्टी को एरेडिकेट करने की। मतलब सरकार ने कई सारे मतलब स्टेप्स ली, कई सारे ध्यान दिए ताकि मतलब गरीबी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे मैनी स्कीम्स वर मेड फॉर प्रोवाइडिंग लेबर जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई ताकि लेबर को जॉब प्रोवाइड किया जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सके। सरकार ने एक स्कीम चलाई मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब इसमें गारंटी, सरकार गारंटी दे रही कि भैया आपको 100 दिन का काम मिलेगा। आपने देखा होगा आपके गांव में ये चलता भी है, चलता है कि नहीं चलता, 100 दिन का काम चलता है तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। मगर यहाँ पर भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है, लोग ज़बरदस्ती काम नहीं करने जाते। अब देखो यार, इतना तो लोगों को सोचना चाहिए, जब सरकार 100 दिन का काम दे रही है तो काम तो करें कुछ, यहाँ पर वो कुछ काम भी नहीं करते। खैर, सरकार ने क्या किया है, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। मनरेगा स्कीम चला रखी है, मनरेगा के फुल फॉर्म मैंने बताई दिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत कम से कम 100 दिन का काम दिया जाता है 1 साल के अंदर रूरल एरियाज में। कैसे एरियाज में, रूरल मतलब गांव में दिया जाता है, ध्यान रखना, शहरों में नहीं है ये स्कीम। अगला, सरकार ने आपको पता है फैमिलीज को कैटेगराइज कर रखा है, बीपीएल फैमिली और एपीएल फैमिली। एक पॉवर्टी की लाइन डिसाइड कर रखी है, पॉवर्टी से ऊपर है तो उसको बोलेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे उसको बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन बना रखी है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर अब पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे करके सरकार ने क्या कर रखी है, फैमिलीज को डिवाइड कर रखा है। जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सरकार उसको ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, ज़्यादा स्कीम चलाती है उनके लिए। और अब पॉवर्टी लाइन है, वो मतलब झेल सकते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए थोड़ा कम फायदा पहुँचाती है। और नेसेसरी गुड्स वर प्रोवाइडेड एट चीप कॉस्ट टू बीपीएल फैमिलीज थ्रू पीडीएस सिस्टम। मैंने बताया था ना, पीडीएस का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, राशन की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर मतलब क्या किया जाता है, राशन कार्ड के थ्रू बीपीएल फैमिलीज को, एपीएल फैमिलीज को, सभी को क्या दिया जाता है, सामान दिया जाता है। बीपीएल फैमिलीज को ज़्यादा सस्ते में दिया जाता है। एक होती है गरीब से भी गरीब, जिनको अंत्योदय योजना चला रखी है सरकार ने, उनके लिए वहाँ पर उनको और सस्ते में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सरकार ने क्या किए, कई सारी स्टेप्स लिए ताकि गरीबी को क्या किया जा सके, हटाए जा सके। ये ऐसा आपने देखा होगा, नरेगा के तहत गांव के लोग ऐसे जाते हैं और कई सारे काम करते हैं, पोखर की खुदाई करना, रोड्स का मरम्मत करना। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कैसे गरीबी को मेजर किया जाता है भारत में। हाँ, तो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, अब गरीबी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है और आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो, भारत में सबसे पहले गरीबी को मेजर करने का प्रयास किया गया था हमारे बहुत ही महान व्यक्ति दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रयास किया था गरीबी को मेजर करने के लिए, कब, 1868 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की और प्रोबेबिलिटी है कि गरीबी को मेजर करने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बहुत ही बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट भी थे और मतलब सोशल रिफॉर्मर भी थे और मतलब बहुत बड़े मतलब हमारे नेता थे। कौन, दादा भाई नौरोजी, महान राष्ट्रवादी, बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी। तो सबसे पहले प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा, फिर एक कमेटी आई थी, बाई की अलग कमेटी, इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गांव के एरिया में, ठीक है, A person should get minimum 2400 calories in rural areas and minimum 2100 calories in urban areas per day। इन्होंने क्या बताया, कैलोरी और कंजप्शन बेस्ड एक पॉवर्टी लाइन बनाई। किसने बनाई थी, बाइके अलग। तो बाइके अलग जी ने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो उसको मिनिमम कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम कैलोरीज मिलनी चाहिए 2400 पर डे। दूसरा, अगर कोई शहरों में रह रहा है तो उसको मिनिमम कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए,
2100। आपको पता है गांव में ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी किससे आएगी? खाने से आएगी। तो गांव में मतलब आपको कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए? गांव में तो मिलनी चाहिए पर डे 2400 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए। और शहरों में कम से कम कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए? 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं प्राप्त कर पा रहा है, इफ ए पर्सन गेट्स लेस देन दिस अमाउंट, ही और सी विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। दिस इज कॉल्ड कैलोरी और कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। तो भाई के अलग कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी? कैलोरी और कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन बनाई थी। इनके अनुसार मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई थी कि रूरल एरियाज में तो कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए पर डे। और अर्बन एरियाज में कितनी मिलनी चाहिए? 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए पर डे। अगर इससे कम कैलोरीज मिलती हैं तो वो व्यक्ति क्या समझा जाएगा? गरीब समझा जाएगा। किसके अनुसार? बाई के अलग कमेटी के अनुसार। इसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, या सुरेश तेंदुलकर ने अपनी मतलब गरीबी की डेफिनेशन डिफाइन की थी। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, इन्होंने मतलब एक्सपेंडिचर के आधार पर बताया था। इनके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस ऑफ अर्बन पीपल शुड बी 1000 रुपी पर मंथ एंड एक्सपेंसेस ऑफ रूरल पीपल शुड बी 816 पर मंथ। द पर्सन हुज एक्सपेंसेस लेस देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। ठीक है, अब देखो सुरेश तेंदुलकर जी जो बताते हैं इनके अनुसार गरीब कौन है, तो ये मतलब खर्चा देख रहे हैं। अब आपको पता है, बताओ सीधी सीधी बात है, गांव में खर्चा ज़्यादा हुआ है शहरों में ज़्यादा खर्चा हुआ? तो नेचुरल सी बात है शहरों में ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि गांव में तो चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं और लोकल भी आप मतलब आप उनको प्राप्त कर सकते हो। मगर शहरों में चीज़ें हर चीज़ आपको खरीदनी पड़ती है। तो इनके अनुसार क्या है कि शहरों में खर्चा कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1000 रुपी। ठीक है, अर्बन पीपल कितना खर्च करते हैं? मतलब एक्सपेंसेस जो अर्बन लोगों के खर्चे हैं वो कितने होने चाहिए? 1000 रुपी पर मंथ होने चाहिए। और रूरल एरियाज के कितने होने चाहिए? 816 रुपये पर मंथ होने चाहिए। अगर इससे कम खर्चे हो रहे हैं, इसका सीधी सीधी बात है पैसे नहीं है भाई। पैसे नहीं तो वो व्यक्ति क्या समझा जाएगा? गरीब समझा जाएगा। और आपको पता है एक महीने का 1000 रुपये में तो क्या फ़र्क पड़ता है आज की डेट में? ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, अब तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता 4-5 हज़ार रुपये से कम से। तो खैर एनीवे, तो सुरेश तेंदुलकर जी का ध्यान रखना है कि अर्बन एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए लोगों के? 1000 रुपये पर मंथ। और रूरल एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? 816 रुपये पर मंथ होने चाहिए रूरल पीपल के एक्सपेंसेज। अगर इससे भी कम खर्चे हो रहे हैं तो भी व्यक्ति गरीब समझा जाएगा। और सुरेश तेंदुलकर के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार कितने लोग भारत में गरीब हैं? 21.92% लोग कैसे हैं? गरीब हैं। लगभग 1/4 लोग कैसे हैं आज की डेट में भारत में? गरीब हैं भैया, 1/4 लोग। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार कितने लोग गरीब हैं? 21.92% गरीब हैं। सुरेश तेंदुलकर जी का जो गरीबी को डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या है, तो ये बता देना। उनका फॉर्मूला है कि अर्बन लोगों के खर्चे कितने होने चाहिए? 1000 रुपये पर मंथ होने चाहिए। रूरल पीपल के खर्चे कितने होने चाहिए? 816 रुपये पर मंथ होने चाहिए। इससे कम हो रहे हैं तो व्यक्ति गरीब समझा जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट जो गरीबी का जो मतलब दिया है, गरीबी को डिसाइड करने का जो तरीका दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है सी रंगाराजन जी ने। किसने दिया है? डॉक्टर सी रंगाराजन। तो सी रंगाराजन जी के अनुसार इन्होंने बताया कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर। गरीबी का डिफाइन किसके आधार पर किया था? गरीबी को कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के आधार पर इन्होंने गरीबी को डिफाइन किया था। तो अकॉर्डिंग टू सी रंगाराजन के अनुसार पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब है प्रति व्यक्ति खर्चा। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति, और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। तो सी रंगाराजन के अनुसार पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन एंड रूरल पर्सन शुड बी 1407 एंड ₹972। देखो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति शहर का है तो उसका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 1407 रुपये। अगर कोई गांव का है तो उसका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 972 रुपये पर मंथ। ध्यान रखना, शहरों में कितना खर्चा बता रही है? 1407 रुपये पर मंथ। और गांव के व्यक्ति के लिए कितना खर्चा बता रहे हैं? 972 रुपये पर मंथ। अगर इससे कम खर्चे हो रहे हैं तो व्यक्ति क्या समझा जाएगा? गरीब समझा जाएगा। और ये कहलाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। क्या कहलाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। इन्होंने हालांकि पैसों को बढ़ा दिया, जबकि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार शहर के व्यक्ति का खर्चा कितना होना चाहिए? 1000, और गांव के व्यक्ति का खर्चा कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 से 16। इससे कम हो रहा है तो गरीब है। मगर इन्होंने बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं शहर के व्यक्ति के लिए 1407, 1407, और गांव के व्यक्ति का पर मंथ खर्चा होना चाहिए एटलीस्ट 972 पर मंथ। अगर इससे कम खर्चा हो रहा है तो व्यक्ति गरीब समझा जाएगा। और ये चीज़ कहलाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। और एक चीज़ ध्यान रखना
पॉवर्टी को सर्वे कौन करता है, कौन बताता है कि लोग कितने गरीब हैं कितने गरीब नहीं हैं? तो पॉवर्टी का सर्वे किया जाता है। तो सर्वे करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं NSSO। ठीक है, अगर NSSO के बारे में आता है तो बता देना कि हमारे देश में गरीबी को एस्टिमेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करना, एस्टिमेट मतलब गणना करना, पता लगाना, काउंट करना किसी चीज़ की कि कितने लोग गरीब हैं कितने गरीब नहीं है, तो इससे संबंधित जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? NSSO के द्वारा किया जाता है। द वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा टू परफॉर्म एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज डन बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गरीबी के बारे में, और एक दो पॉइंट रह जाएंगे तो मैं इनको लास्ट वाले लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ रह गई होंगी तो आज गरीबी के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 16 का लास्ट लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 16 चल रहा है जिसका नाम है चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हमारी भारत की जो इकोनॉमी है उसके सामने 3 चैलेंजेज हैं, और 3 चैलेंजेज का मैंने एक ट्रिक बताई थी, UPI, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉवर्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक का एक जो पूरा की पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, और इसके दुष्परिणाम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बेकार समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे भारत देश के सामने, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इवन फॉर ईच कंट्री, जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले जानेंगे कार्ड भी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वी विल नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, और प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अनएम्प्लॉयड एक चीज़ और ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। ठीक है, तो कुछ लोग बेरोजगारी भी कहलाते हैं। तो पहले जानेंगे बेरोजगारी का मतलब क्या। देखो, बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब आपने सोचा देखा होगा, आसपास लोग कहते होंगे कि यार कुछ काम धंधा नहीं है, घर बैठा रहता है, या आप कुछ करते नहीं हो। मतलब घर ऐसे जो लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग जो घर पर बैठे रहते हैं, काम दाम नहीं करते, या फिर हो सकता है उनकी मजबूरी हो, उनको काम ना मिल रहा हो, वो लोग क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं। या फिर हम कहें कि अगर अनएम्प्लॉयड व्यक्ति कौन होंगे, या किसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे, तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है, उसकी इच्छा है कि वो काम करे, और साथ के साथ में वो कैपेबल भी है। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है, विलिंग टू वर्क एंड ऑल्सो कैपेबल भी है, कैपेबल, मगर उसको कोई वर्क मिल नहीं रहा है, काम करना चाह रहा है, कैपेबल भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है काम करने लायक, बट उसको कोई काम मिल नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, इफ एनी पर्सन वांट टू वर्क एंड ऑल्सो हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बट डज नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वर्क, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, काम करने की इच्छा होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को काम ना मिले तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाता है। और यही सिचुएशन क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है, बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए पर्सन इज क्वालिफाइड and willing to work but even after this he remains unable to get employment, this condition is called unemployment। ठीक है, कि यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। व्हेन ए पर्सन इज क्वालिफाइड, जब व्यक्ति क्वालिफाइड हो, उसके पास सभी की सभी योग्यताएं हो, सारी की सारी क्वालिफिकेशन हो काम करने के लिए, एंड विलिंग टू वर्क, और उसकी इच्छा भी है कि वो काम करे, बट इसके बावजूद, इवन आफ्टर दिस, इसके बावजूद ही रिमेन्स अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार नहीं मिलता। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार नहीं मिलता है, अनेबल मतलब नहीं मिलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यही सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और दूसरी ओर देख लेते हैं, इफ ए पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ही इज ऑल्सो कॉल्ड या कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में काम नहीं कर रहा है या एंगेज नहीं है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। सपोज कोई व्यक्ति घर बैठा है, और घर बैठे बैठे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, पैसा कमाने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं।
अब देखेंगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम क्या होती हैं? सबसे पहले अगर व्यक्ति कोई घर का काम नहीं कर रहा, कुछ पैसा नहीं कमा रहा, घर बैठा हुआ है, तो उसको सबसे पहले तो क्या होगा? लॉस ऑफ मनी एंड वेल्थ। अगर मान लो मैं घर बैठा रहता हूँ, परमानेंट कुछ नहीं करता, तो मुझे खाने पीने के लिए तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए ना, कुछ मतलब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा आवास चाहिए। तो डेली कुछ ना कुछ मेरा खर्चा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? पैसा खर्च होगा, और साथ के साथ में संपत्ति भी क्या होने लगेगी? खर्च होने लगेगी, अगर हम काम नहीं करते हैं। और एक दिन रोड पर भी आ सकते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ काम ना करे, घर बैठे रहे और कोई काम धंधा ना करे, तो जितना उसके पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं, जितना पैसा हुआ, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इवन संपत्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और एक दिन हो सकता है रोड पर आ जाए। तो इसलिए काम करना जरूरी है। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। या तो सरकारी जॉब मिले या फिर प्राइवेट जॉब मिले, कुछ ना कुछ, या फिर अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करो। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो आपको काम से तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो खतरा ही खतरा है। पर्सन फेसेस मेंटल डिप्रेशन। सबसे बड़ी बात, अगर किसी को काम नहीं मिलता तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अखबार में न्यूज़ आती रहती हैं कि नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो सोसाइटी खा जाती है, आस पड़ोस के लोग खा जाते हैं, रिश्तेदार खा जाते हैं कि नौकरी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, तो मेंटली आदमी क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहो अपने काम में। ठीक है, तो मेंटल डिप्रेशन ये भी एक समस्या है। लॉस ऑफ मनी, वेल्थ। पर्सन बिकम्स अनस्किल्ड एंड अनसोशल। कई बार व्यक्ति जब काम नहीं करता, कुछ करता नहीं, तो वो अनस्किल्ड हो जाता है। उस पर कुछ काम करना नहीं आता, उसको स्किल्स नहीं होती, उसके पास कौशल नहीं होता, कुछ काम करने की क्षमता नहीं होती। अनसोशल मतलब कई बार लोगों को वो अच्छे भी नहीं लगते। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति अगर घर बैठा हुआ व्यक्ति है तो कई बार लोग कहते हैं यार ये तो यहीं पड़ा रहता है। ठीक है, तो लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो मतलब लोग सोशल नहीं रहते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जॉब एम्प्लॉयड रहता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, अनएम्प्लॉयड है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब दो चार टर्म्स समझ लेते हैं, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का मतलब क्या है? देखो, लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच प्रोवाइड्स लेबर फॉर द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब लेबर फोर्स हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है, जो क्या करता है? अब लेबर प्रोवाइड कराता है किसके लिए? हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। आपको पता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 एक्टिविटीज आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज। ध्यान रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर लेबर फोर्स क्या है? पॉपुलेशन का पार्ट है, जो लेबर प्रोवाइड करा रहा है किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो कि किससे संबंधित है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या बना रही है? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कहलाती है लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं, एम्प्लॉयड भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब जो जुड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब जो नहीं जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयड मतलब जो नौकरी से लगे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब जो नौकरी से नहीं भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों लोग आते हैं, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स मतलब जो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, काम प्रोवाइड कर सकते हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, उनको बोलेंगे हम लेबर फोर्स। ठीक है, तो जो भी काम करने लायक है, आपको पता है 15 साल से ऊपर व्यक्ति क्या है? काम करने लायक है। 15 से 65 के बीच में लेबर फोर्स में एज कितनी हो जाती है? 15 साल से लेकर 65 के बीच में जो व्यक्ति आते हैं वो सब लेबर फोर्स का पार्ट है। अब इसमें चाहे वो लोग जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब के सब किसका पार्ट है? लेबर फोर्स का पार्ट है। क्योंकि 14 साल तक क्या होता है? ये चाइल्ड में आते हैं, बच्चों में आते हैं। और आप अगर बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हो तो ये कानूनी रूप से क्या है? कानूनी रूप से बैन कर रखा है। ठीक है, बच्चों से हम लेबर नहीं करा सकते। तो लेबर फोर्स का मतलब ध्यान रखना, लेबर फोर्स में ये पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो लेबर प्रोवाइड कराता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जिससे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करती हैं? या तो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग भी आते हैं। दूसरा है वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में अंतर समझना। लेबर फोर्स में तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आते हैं, मगर यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, वर्क फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं। एम्प्लॉयड मतलब जो नौकरी से लगे हुए हैं वही लोग आते हैं, नौकरी में नहीं लगे हुए हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो वर्क फोर्स इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। वर्क फोर्स किसका पार्ट है? लेबर फोर्स का ही पार्ट है। ध्यान रखना, वर्क फोर्स किसका पार्ट है? लेबर फोर्स का पार्ट है। विच इज एम्प्लॉयड, जो कैसी है? एम्प्लॉयड। तो ऐसी लेबर फोर्स जो नौकरी में लगी हुई है, जो पहले से किसी ना किसी काम में लगी हुई है, वो क्या कहलाती है? वर्क फोर्स कहलाती है। अनएम्प्लॉयड पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन वर्क फोर्स। ध्यान रखना, जो लोग बेरोजगार हैं उनको वर्क फोर्स में ऐड नहीं किया जाता है। वर्क फोर्स में सिर्फ उसी को ऐड किया जाता है जो रोजगार से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
एक दो डेफिनेशन और है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है? ये एक प्रोपोर्शन है। द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन द लेबर फोर्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब ये एक प्रोपोर्शन है, एक नंबर है। किस चीज़ का नंबर है? अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन टू दी नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन लेबर फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो टोटल अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं टू दी नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन लेबर फोर्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी तो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स एंड पर्सन्स इन्वॉल्व इन लेबर फोर्स, इसका एक प्रोपोर्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन कौन करता है? कौन मतलब पता लगाता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या चल रही है? कौन मतलब क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में गणना करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की गणना भी करता है NSSO, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था। पॉवर्टी का एस्टिमेशन कौन करता है? पॉवर्टी का एस्टिमेशन भी करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन भी कौन करता है? अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है। और इसने रिसेंट एक सर्वे कंडक्ट किया था, 68th सर्वे, जो कि 2011-12 में इन्होंने कंडक्ट किया था। ध्यान रखना, NSSO ने 68th सर्वे कंडक्ट किया था 2011 एंड 12। और इस सर्वे के अनुसार भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 2.3%। कितनी रेट है? 2.3%। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे टाइप्स हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो 6 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर अनएम्प्लॉयमेंट को समझना। और इसमें से कोई सा भी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, गिव एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 6 फटाफट नाम लो मेरे साथ। सीजनल, स्ट्रक्चरल, टेक्निकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, हिडन और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला सीजनल, नाम से ही पता चल रहा है यार, सीजनल, मौसमी, सीजन के हिसाब से। ठीक है, सीजन समझ रहे हो ना? हमारे 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से मेनली सीजन होते हैं? रेनी, जैसे हम एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना, रेनी सीजन। इसके बाद आता है आपका कौन सा? विंटर सीजन। और फिर विंटर सीजन के बाद आता है समर सीजन। ठीक है, आता है कि नहीं आता? 3 प्रकार की क्रॉप्स भी पढ़ी हमने, रेनी, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप, जायद की क्रॉप, 3 प्रकार की क्रॉप होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट कैसा? सीजनल। अब देखो, आपने देखा होगा कुछ लोग, अब इसको प्रैक्टिकली समझो, आपने देखा होगा कई बार लोग साल के कुछ महीनों में तो वो मतलब नौकरी मिल जाती है, मगर कुछ महीने वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। कुछ महीने तो मतलब नौकरी नहीं मिलती और कुछ महीने नौकरी मिलती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बहुत सारे मैं एग्जांपल बताऊंगा। अभी देखो, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय। कुछ धंधे ऐसे होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, सीजनल होते हैं इन नेचर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओनली ड्यूरिंग ए फिक्स्ड सीजन। कुछ हमारे मतलब ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो साल के कुछ ही महीनों में चलते हैं। साल के कुछ ही महीनों में क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एंड व्हेन सीजन गेट्स ओवर, और जब सीजन खत्म हो जाता है तो लोग बाग जो उससे जुड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ये कंडीशन कहलाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसको मैं कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, नंबर 1 आपने देखा होगा, अब मान लो हम एक प्रकार शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? शुगर केन। तो ध्यान रखा, गन्ने का जब प्रोडक्शन होगा तो इससे चलती है कौन सी कंपनी चलेगी? शुगर मिल चलेगी। कौन सी कंपनी चलेगी? शुगर मिल चलेगी। तो जब तक गन्ना आएगा शुगर मिल चलेगी। गन्ने का सीजन ओवर तो शुगर मिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और शुगर मिल में काम करने वाले लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। समझ गए? दूसरा, अब आपने देखा होगा गांव में, मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर गांव से होंगे। गांव में आपने देखा होगा, जैसे मान लो रबी की क्रॉप की बात कर रहे हैं, चलो मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, वीट की बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं वीट। तो अब देखो, गांव में कई सारे लोग कैसे होते हैं जो मतलब उनको रोजगार कैसे मिलता है? जैसे मान लो गेहूँ की बुवाई चलती है, गेहूँ को बोया जाता है, सोइंग होती है, सोइंग सीजन होता है, या उसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। गेहूँ का क्या होता है? हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तब बहुत सारे लोग मतलब क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ जाते हैं, गेहूँ की कटाई से जुड़ जाते हैं, गेहूँ से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं। मगर
मगर जैसे ही गेहूं का काम खत्म होता है, घर में गेहूं आ जाते हैं और उसका मतलब तूरा भी आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, सब लोग घर बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ काम ही नहीं रहता, खेतों में खेत खाली हो जाते हैं। तो जैसे ही खेत खाली हो जाते हैं, आपकी फसल नहीं होती, तब लोग क्या बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो अब ये सिचुएशन कैसी कहलाएगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली कहलाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कोई व्यक्ति कुल्फी बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कुल्फी। अब ये सर्दियों में तो कोई कुल्फी खाएगा नहीं, बहुत ही कम खाते हैं सर्दियों में, और जनरली कुल्फी या फिर मतलब बर्फ़ वाली इंडस्ट्री होती है जो मतलब ये चलती हैं, ये ज़्यादातर कब चलती हैं, गर्मियों में चलती हैं। तो गर्मियों में तो खूब धुआंधार सीजन चलता है, बर्फ़ का सीजन चलता है, बर्फ़ से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री हैं बढ़िया तरह से फ्लोरिश करती हैं। जैसे ही सर्दी आती है, कुल्फी वाला सीजन खत्म। गाँव में देखना, गाँव में इवन शहरों में भी कम बर्फ़ खाई जाती है, तो बर्फ़ को या फिर मतलब कुल्फी ये कब खाते हैं, आइसक्रीम ज़्यादातर ये सर्दियों में खाते हैं, ये सीजन भी चला जाता है, समझ रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, आप देखना अपने आसपास, आपको पता चल जाएगा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में पाया जाता है, यही कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजन आता है, एक पर्टिकुलर सीजन में क्या रहता है, काम मिलता है, और बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ लोग बेरोजगार हो जाते हैं कुछ समय के लिए। अब ये जो होता है, ये कैसा होता है, टेम्प्रेरी होता है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है। अब भाई कुछ समय तो आएगा जब मतलब लोग क्या रह जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इवन टीचर्स की भी बात करूँ मैं, प्राइवेट टीचर्स की बात करता हूँ, प्राइवेट टीचर्स भी आपको पता है जब सेशन चलता है जब तक तो एम्प्लॉयड रहते हैं। एक महीना ऐसा आता है जब स्कूल बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं तो टीचर्स की इनकम भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, या हो सकता है मतलब स्कूल से तो जीरो हो जाएगी, बाकी और कहीं से कमाए तो वो अलग बात है। तो वहाँ पर भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, परमानेंट नहीं होता है। दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है। देखो स्ट्रक्चरल मतलब क्या है, द अनएम्प्लॉयमेंट विच इमर्जेस ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो किसकी वजह से होता है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, ठीक है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, देखो द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कीप्स चेंजिंग, आपको पता है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है। इसकी वजह से एक सेक्टर में डिमांड बढ़ जाती है और दूसरे सेक्टर में डिमांड कम हो जाती है, यही कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो डेफिनेशन तो आप रट लोगे, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, के मतलब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, यही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक सेक्टर में डिमांड बढ़ती है और दूसरे सेक्टर में डिमांड कम हो जाती है, और हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मान लो आप देखो, पहले आपने टीवी देखी होंगी, क्या चीज़, टीवी। पहले टीवी हमारी बड़ी बड़ी आती थी, उनमें बड़ा पिक्चर ट्यूब लगा रहता था, बहुत बड़ी बड़ी टीवी आती थी, भारी टीवी आती थी, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी थी, समझ गए। अब आज की डेट में टीवी कैसे नहीं, बड़ी पतली पतली टीवी आती हैं, एलईडी वाली टीवी आ गई हैं, बड़ी बड़ी टीवी नहीं आ रही जो पीछे की तरफ ऐसे जो पीछे तक की तरफ निकली रहती थी, बहुत सारी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी टीवी आती थी। आजकल बड़ी बड़ी टीवी नहीं आ रही, इतनी पतली सी टीवी आ रही है, उसको दीवार से कहीं भी टांग दो, और कितनी हल्की होती हैं, और बिजली का कंजप्शन भी कम होता है। तो पहले अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी टीवी बना रही है तो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें लोग मान लो जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब पतली पतली ऐसी टीवी बनने लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, अब भाई इनके पास नई टीवी बनाने वाली स्किल तो है नहीं। अब मान लो अगर इस कंपनी, अब फ्यूचर में क्या होता है, ये जो एलईडी वाली टीवी है, इवन आज की डेट में सब लोग एलईडी वाली खरीदते हैं, इसको कोई नहीं खरीद रहा है। अब मान लो फ्यूचर में क्या होगा, ये वाली कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि टीवी कोई खरीदेगा नहीं, और ये वाले लोग जो इससे जुड़े पड़े हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास स्किल्स नहीं है। क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है। कैसी स्किल्स नहीं है, नई वाली टीवी जो आई है इसको बनाने की स्किल्स नहीं है। अगर ये स्किल्स ले लेते हैं तो ये किसी दूसरी कंपनी में लग जाएंगे, नहीं लेते तो ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हाँ, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो उसमें एग्रीकल्चर आता है, प्राइमरी सेक्टर का लगभग कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का लगभग 55%। मगर ये तो बात कर रहे हैं हम 1951 की। आज बात करें हम 2019-20 की बात करें, ठीक है, चलो 19 लेते हैं। आज की डेट में लगभग 55% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो हो गया सर्विस सेक्टर का। कौन से सेक्टर का हो गया, सर्विस सेक्टर का। और एग्रीकल्चर का घटकर मात्र लगभग कितना परसेंट रह गया, 15% के समथिंग रह गया है। तो मतलब क्या है, आज की डेट में लोग
इसको छोड़ कर कहाँ पर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई अब डिमांड किस में बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में नहीं है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में स्विच कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पे जा रहे हैं। और एग्जांपल देता हूँ, चलो और पहले देखो आपने ट्रांसपोर्टेशन में ले लो, चलो ट्रांसपोर्टेशन से एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में आपने पहले देखा होगा बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी में लोग बाग जाते थे, या घोड़ा गाड़ी चलती थी, तांगा चलता था, तांगे में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर में या एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। अब क्या हुआ, ऑटो आ गए भाई साहब, टम्पू आ गए, टम्पू जिनको बोलते हैं, या फिर जीप आ गई, ये सारी चीज़ आ गई। अब बताओ क्या लोग जीप में जाएंगे या तांगे में जाएंगे? सिंपल सी बात है, जीप ऑटो इन सारी चीज़ों में जाएंगे या बस में जाएंगे। तो अब क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया इकोनॉमी का। अब यहाँ बेचारे जो तांगे चलाने वाले हैं उनकी नौकरी खत्म हो गई, हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है। अब देखो आज की डेट में जो दुकान है ना, जो मार्केट वाली दुकान है, वहाँ से लोग बाग सामान कम खरीदते हैं। तो आपने देखा होगा आप सामान कम खरीदते हैं। आजकल ज़माना आ गया है किसका, अमेजोन से खरीदने का। आजकल ज़माना आ गया है फ्लिपकार्ट से खरीदने का। आजकल आपको कुछ भी चीज़, आजकल ज़माना आ गया है जोमेटो से ऑर्डर करने का। आ गया कि नहीं आ गया? आजकल आपको कुछ भी चाहिए आप फटाफट किससे ऑर्डर कर देते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, यहाँ पर ऑर्डर कर देते हो और एक दिन में आपकी होम डिलीवरी हो जाती है, चीज़ें घर पर आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर ये दुकान है, इनकी वैल्यू क्या हो गई है, बहुत कम हो गई, इनसे सामान कम खरीदा जा रहा है। अब चीज़ें डायरेक्ट घर बैठे मिल रही हैं। तो अब डिमांड कहाँ बढ़ गई, कौन से सेक्टर में डिमांड बढ़ी है? अब ई मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ई कॉमर्स चल रहा है आजकल। यहाँ पर इंटरनेट के जरिए चीज़ें मंगाई जा रही हैं, ऑनलाइन मतलब चीज़ें खरीदी जा रही हैं, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। इस सेक्टर की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक सेक्टर में डिमांड कम होती है और दूसरे सेक्टर में डिमांड बढ़ जाती है। एक सेक्टर में डिमांड कम होगी और दूसरे सेक्टर में डिमांड बढ़ जाएगी। यही चीज़ कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक सेक्टर में जिसमें डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, और दूसरे में बढ़ जाती है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी अगर सर्वाइव करना है तो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी पीछे रह जाओगे, अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। ठीक है, इसलिए समय के साथ हमें चेंज होना जरूरी है। समय चेंज हो रहा है तो उसको हमें अडॉप्ट करना जरूरी है, नहीं तो हम कहाँ रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप मैंने कई सारे एग्जांपल दे दिए हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल। देखो टेक्निकल में बहुत सिंपल है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर से संबंध है। टेक्निकल का मतलब है टेक्नोलॉजी। क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गया भाई साहब। आजकल टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। आजकल, पहले आपने देखा होगा, पहले ज़्यादातर काम किससे करते थे हम, इंसानों से करवाते थे। किससे करवाते थे, इंसानों से करवाते थे। मगर आजकल ज़माना आ गया है, 21st सेंचुरी चल रही है, आजकल काम हो रहा है मशीनों से। किससे काम हो रहा है, मशीनों से काम हो रहा है। जब सोचो इंसानों की जगह पे मशीन काम करेंगी तो इंसान क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे भाई। पहले आपने देखा होगा रोड वोड बनते होंगे, चलो आपने ना देखा होगा तो कोई बात नहीं, समझ लो। पहले जैसे मान लो कच्चे रोड बनते थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग मतलब फावड़ा लेकर मतलब रोड को मतलब खोद के साइड से रोड बनाने में हेल्प करते थे, मतलब लगे रहते थे, उनको जॉब मिलता था, हजारों लेबर उसमें लगी रहती थी। मगर आज की डेट में क्या आ गई, जेसीबी आ गई है, फटाफट रोड को बना देते हैं, फटाफट खुदाई कर देते हैं, किसी चीज़ खुदाई करनी है। कंपनियों में, पहले अगर मैं कंपनियों की बात करूँ, मैं तो पर्सनली कंपनी में काम करके आ चुका हूँ, अभी दिखाऊंगा, आगे जाके फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल आने वाला है। तो कंपनियों में पहले काम करने के लिए हजारों लोग लगे रहते थे, आजकल क्या है, एक दो लोग रह गए। काम कौन कर रहा है, आजकल काम रोबोट कर रहे हैं, रोबोटों से काम चल रहा है, रोबोटों से चीज़ें बनाई जा रही हैं, रोबोट आ गए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, एक वर्ड है ऑटोमेशन, ध्यान दो, ऑटोमेशन को दोबारा लिख देता हूँ मैं, ऑटोमेशन, प्यार से समझ लो इसको, ऑटोमेशन का मतलब क्या है बेटा, ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों से काम करवाना। किसकी वजह, हेल्थ से काम करवाना, मशीनों से काम करवाना बजाय इंसानों के। ठीक है, इंसान ह्यूमन वर्क को कम कर देना, मशीनों का काम बढ़ा देना, क्या कहलाता है, ऑटोमेशन कहलाता है। और आजकल आपने देखा है हर काम किससे हो रहा है, ज़्यादातर मशीनों से हो रहा है, इंसानों को काम जरूरत कम पड़ गई है। तो आजकल हमारी इकोनॉमी हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है मगर जॉब नहीं क्रिएट हो रही है, जॉब क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही हैं। क्योंकि काम कौन कर रहा है, मशीनें कर रही हैं, और मशीनों की काम करने की जो क्षमता है इंसानों से कई गुना बहुत ज़्यादा है। मशीनें कभी थकती भी नहीं, लगातार काम करती रहती हैं और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है,
काम तो हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, मगर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ध्यान देना, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमर्जेस ड्यू टू रिफॉर्म इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की टेक्निक्स में क्या आ गया, रिफॉर्म आ गया, एंड यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स, और मॉडर्न मशीन का यूज कर रहे हैं, यही कहलाता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कार बनाई जा रही हैं, किसी ज़माने में कार बनाने के लिए यहाँ पे हजारों लोग मतलब इसमें लाइन में रहते थे, मगर अब यहाँ पे देखो कार किससे बना रहे हैं, इसमें कितने सारे रोबोट लग रहे हैं, 1 रोबोट, 2 रोबोट, 3 रोबोट, 4, 5, 6, पता नहीं, गिन भी नहीं सकता मैं, तो इतने सारे रोबोट लग रहे हैं। तो आजकल कार बनाने के लिए क्या हो रहा है, मशीनें यूज हो रही हैं भाई, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया। पहले प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता था, इंसान लगे रहते थे, मनुष्य ज़्यादा काम करते थे। आजकल मनुष्य तो बेचारे 1-2 मिलेंगे कहीं ना कहीं पर, और वो मनुष्य, इनका काम क्या है, इन रोबोटों की देखभाल करना कि रोबोट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस इतना। और काम कौन कर रहा है यहाँ पे, असली काम कर रहे हैं रोबोट। एक रोबोट 4-4, 5-5 लोगों की जॉब खा रहा है। सोचो अगर यहाँ 100 रोबोट काम कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने लोगों की नौकरी गई, 500 लोगों की नौकरी गई। ये मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैंने भी पर्सनली एक कंपनी में काम किया है, आप चाहो तो सर्च कर लेना, सेंट गोबेन ग्लास। तो वहाँ पर भी ऐसे ही रोबोट लगा रखे थे। वहाँ पर शीशे को उठाने के लिए एक रोबोट लगा रखे थे, कई सारे रोबोट लगा रखे थे। उसमें कंपनी में 7 रोबोट्स थे, 11 रोबोट्स थे, ठीक है। और 11 रोबोट, एक रोबोट 5 मतलब 6 लोगों की नौकरी खा रहा है। तो 66 लोग तो मतलब यहीं पर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। 66 लोग हो गए कि नहीं हो गए बेरोजगार। तो रोबोटों से क्या हो रहा है, लोगों की नौकरी जा रही है। हालांकि कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी को क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कंपनी को लॉस कम हो रहे हैं, कंपनी का फायदा ही फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यही है क्या, यही है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो यूज ऑफ मॉडर्न मशीन है, आजकल जो मॉडर्न मशीन हम यूज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की नौकरी जा रही है, मशीनें उनकी जगह लेती जा रही हैं। और ये तो फ्यूचर में और ज़्यादा होने वाला है। फ्यूचर में और ज़्यादा मतलब ऑटोमेशन आने वाला है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक काम होगा। सोचो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सीसीटीवी कैमरा आपने सबने सुने होंगे, आजकल घर घर में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। तो पहले बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी नौकरी जा रही है। अब उतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, कम रखने पड़ते हैं। अब आप हर चीज़ आप मतलब एक कमरे से देख सकते हो, एक ही कमरे में बैठकर सारी चीज़ों को देख सकते हो। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैं पर्सनली मेरा एग्जाम्पल दूंगा। पहले जैसे मैं इंजीनियर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, आई वॉज इंजीनियर। तो मैं मतलब इंजीनियर था 2011 से लेकर 2017 आई वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पर मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने ये जॉब छोड़ दी, रिजाइन दे दिया। अब कुछ दिन घर पर बैठे रहे। कहाँ पर बैठे रहे, घर पर बैठे रहे, कोई जॉब नहीं, सिंपली घर बैठे अपने। इसके बाद मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, कौन सी, टीचिंग। अब हम बन गए टीचर। तो ध्यान दो क्या हुआ, पहले मैं था इंजीनियर, ये मेरी एक जॉब हो गई। इस जॉब को मैंने छोड़ दिया। अब जॉब मैंने छोड़ दी तो कुछ दिन में क्या है, घर बैठे रहा। कहाँ पर बैठा रहा, घर बैठे रहा। मान लो मैं 1 महीने बैठा रहा, सपोज। मैं तो खैर पर्सनली 1-2 महीने ही बैठा रहा था सीरियसली। पर कुछ लोग मान लो 1 महीने से लेकर 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, इवन 1 साल भी लग सकती है। तो एक जॉब छोड़ी। एक जॉब छोड़ने के बाद कुछ समय घर बैठे रहे, तो बीच में ये गैप आ गया, और उसके बाद मुझे दूसरी जॉब मिल गई। क्या मिल गई, दूसरी जॉब मिल गई। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ दिन में घर बैठा हुआ हूँ कि नहीं बैठा हुआ। तो ये क्या है, बीच में यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ दिन क्या रहा, मैं अनएम्प्लॉयड रहा, बेरोजगार रहा। और ये जो बेरोजगारी कहलाती है ना, ये कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरा जॉब पकड़ने के बीच में, तो एक जॉब से दूसरे जॉब को जब पकड़ते हैं तो उसके बीच में जो गैप रह जाता है ना, जो गैप, वो गैप ही क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, the type of unemployment which takes place between 2 periods of employment। ध्यान तो 2 periods, पहले इंजीनियर फिर टीचर, तो बीच में गैप रहा ना। तो एक जॉब ये हो गया और दूसरा जॉब ये हो गया। तो 2 जॉब के बीच में जो पीरियड है ना, वही पीरियड क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये किस वजह से होता है, जॉब चेंज करने की वजह से हो सकता है। स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर देते हैं, आपने देखा होगा कई बार हड़ताल कर देते हैं तो कंपनी बंद रहती है, बहुत सारे लोग जॉब करने नहीं जाते, तो बीच में घर बैठे रहते हैं। लॉकआउट, कई बार कंपनी बंद हो जाती है। इन
इनकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग मतलब बीच में टेम्परेरी, पर ध्यान रखना ये एम्प्लॉयमेंट कैसा है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है भाई, परमानेंट नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको दूसरी जॉब फटाफट मिल जाएगी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको स्किल्स जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको अपने अंदर इतनी सारी स्किल्स डेवलप करनी है कि एक नौकरी छूट जाए तो फटाफट दूसरा काम स्टार्ट कर सकें, इतना स्किलफुल बना लो अपने आप को, समझ रहे हो। कभी भी एक जॉब पर डिपेंड मत रहना, अगर दूसरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आई होप समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कब होता है, जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पकड़ रहे हैं तो उसके बीच का जो गैप है ना, वही चीज़ क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और ऐसा कब होता है, जब जॉब चेंज कर स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी आज की डेट में अगर हम देखें, वर्तमान में हम देखें, प्रेजेंट में हम देखें, 2020 चल रही है, अभी हमारे देश की जो जीडीपी है ना वो लगातार गिरती जा रही है। हमारे देश में अभी मंदी का दौर चल रहा है। किसका दौर चल रहा है, मंदी को बोलते हैं अंग्रेजी में रिसेशन। और कई बार हमारी इकोनॉमी बूम पे आती, बूम पीरियड होता है, बूम मतलब इकोनॉमी ज़बरदस्त ग्रो कर रही होती है। तो हमारी इकोनॉमी में ना कई बार ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी इकोनॉमी बूम करती है, कभी इकोनॉमी डाउन जाती है, रिसेशन आता है, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। सो देयर आर रेगुलर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगातार क्या होते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये अप एंड डाउन कहलाते हैं ट्रेड साइकिल। क्या कहलाते हैं, ट्रेड साइकिल। व्हेन देयर इज ए स्लम्प इन द बिजनेस, जब बिजनेस में स्लम्प हो जाता है, जब बिजनेस डाउन चला जाता है तो क्या होता है, ओवरऑल डिमांड डिक्रीज। ओवरऑल डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। जब सीधी बात है कोई डिमांड ही नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। और यही सिचुएशन क्या कहलाती है, ये सिचुएशन क्रिएट कर देगी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किससे संबंधित है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित है हमारी इकोनॉमी से। तो हमारी इकोनॉमी में लगातार क्या आते रहते हैं, रिसेशन आता रहता है। रिसेशन मतलब मंदी आती रहती है। तो जब मंदी का दौर आता है तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार मंदी के दौर में कंपनियां बंद हो जाती हैं और लोगों की नौकरी छूट जाती है। फिर दोबारा से एक बार डिमांड आती है इकोनॉमी में तो कंपनी चलने लगेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर सीधी बात है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारी इकोनॉमी में लगातार ऐसे मतलब आते रहते हैं, कभी रिसेशन, कभी रिकवरी, रिसेशन, रिकवरी, ऐसे करके इकोनॉमी का ट्रेंड चलता रहता है, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो जब हमारी इकोनॉमी बूम पीरियड में होती है, इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, अच्छी चल रही होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की, तो उस समय क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, कंपनी अपने आप का एक्सपेंशन करती हैं। कंपनी एक जैसे आज की डेट में एक एग्जांपल ले लो, जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, ठीक है, पतंजलि, कौन सी कंपनी है, पतंजलि। हर जगह पर आप देख सकते हो पतंजलि के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर पतंजलि के प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है तो क्या होगा, लोग वह खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, तो बनाने के लिए कंपनी भी तो ज़्यादा करनी पड़ेंगी हमें क्रिएट। तो पतंजलि के नए नए प्लांट खुलेंगे, अलग अलग जगह पे, नए अलग जगह पे प्लांट खुलेंगे, तो वहाँ पर उनको कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें लोग चाहिए। लोग क्या होंगे, वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा जब डिमांड बढ़ेगी, किसकी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट की डिमांड कब बढ़ती है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है अच्छी तरह से। और सपोज प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, बाबा रामदेव का सामान कोई ना खरीदे, तो कंपनियों का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कंपनियां क्या होने लगेंगी, हो सकता है बंद भी हो जाए, समझ रहे हो। या फिर क्या हो सकता है, लोगों को निकाल भी दिया, कुछ समय के लिए निकाला भी जा सकता है, जब कंपनी का मतलब डिमांड ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान रखना। अगर हमारी इकोनॉमी में अप एंड डाउन आ रहे हैं, अप एंड डाउन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। परमानेंट ये भी नहीं है, अब डिपेंड्स करता है साइकिल पर, इकोनॉमी की साइकिल पर, ठीक है। तो जब हमारे बिजनेस डाउन जाता है तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है, ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाते हैं, और ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। लास्ट है हिडन और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, समझो, सिंपल सा मतलब समझो। अब मान लो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, देखो यहाँ पे तो आप देखो, आपने पेड़ लगाए ना, अकेला आदमी पेड़ लगा सकता, अकेला आदमी है, और यहाँ पे कितने आदमी लग रहे हैं, 3 आदमी लग रहे हैं।
यहाँ पे कितने लग रहे हैं? आदमी, क्या है तो औरतें हैं सॉरी। तो पेड़ लगाने के लिए एक व्यक्ति पेड़ लगा सकता है, एक महिला भी, एक 1 पर्सन लगा सकता है। पर यहाँ पर कितने लोग जुड़ रहे हैं? 3 लोग जुड़ रहे हैं, 3 महिलाएं जुड़ रही हैं। तो अगर इन 2 को मैं हटा दूं, अगर ये पेड़ लगा सकती है नहीं लगा सकती? लगा सकती हैं। तो हमें आप दूर से देखोगे ना, तो देखो भाई आपको ऐसे लग रहा है यार ये सब काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मगर बताओ भाई, अगर इन 2 को हटा भी दिया जाए तो क्या पेड़ नहीं लगेगा? लगेगा। कुछ फर्क पड़ेगा पेड़ पे? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई बार ऐसी खेतों में आपने देखा होगा, खेतों में यहाँ पे देखो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे मतलब पौध लगा रहे हैं, ये आई एम श्योर ये पौध लगा रहे हैं, चावल की, राइस की पौध लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो 100 पौध लगानी है, 100 प्लांट लगाने, हमें कितने प्लांट लगाने हैं? 100। तो मान लो मैं 5 आदमी लगा देता हूँ। कितने आदमी लगा देता हूँ? 5। तो 5 को कितने कितने लगाने पड़ेंगे? 20 लगाने पड़ेंगे ना। तो अगर मान लो 5 लगा दूंगा तो 5 भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा लगाने की क्या ज़रूरत है? कम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो कई बार हमें ऐसा लगता है, इसको हिडन क्यों बोल रहे हैं? ये दूसरे देखने पर नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है। आप रियलिटी में जाके देखोगे, आपको लग रहा है कि यार लोग जुड़े तो हुए हैं, मगर क्या है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर इनको हटा भी देना, 2-4 व्यक्तियों को अगर हटा भी दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, काम तो होगा। यही क्या कहलाता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5-5 लोग जुड़े हुए हैं, 2 आदमी भी इस काम को कर सकते हैं। अब दूर से देखने पे लग रहा है यार ये तो सारे काम कर रहे हैं, मगर इन 3 को हटा दूं तब भी काम चल जाएगा, 2 भी काम चला सकते हैं। तो यही अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। हमें लगता तो है कि लोग काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1-2 को हटा भी दें तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या दे रखा है। Person seems to be engaged in the production but he has no contribution in the total production। मतलब हमें ऐसा लगता है कि लोग वक्त प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, एंगेज मतलब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लग रहा है कि सब क्या कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं, बट उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है किसमें? टोटल प्रोडक्शन में। अगर 2 लोगों को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, काम तो उतना ही होगा, पौधे तो उतने ही लगेंगे। अगर मान लो एक खेत में मतलब आलू की खुदाई की जा रही है, पोटैटो आलू की खुदाई की जा रही है, आलू को अलग निकाला जा रहा है, मतलब आलू का काम हो गया आलू का मतलब काम हो गया, वो मतलब डेवलप हो गया आलू, और पोटैटो डेवलप हो गया। उसको निकालने के लिए जैसे मान लो सपोज 100 आलू निकलेंगे, तो अगर 100 आलू को निकालना है खेत में से, तो 2 व्यक्ति भी निकाल सकते हैं, 3 व्यक्ति भी निकाल सकते हैं। 10 व्यक्ति लगाने से क्या होगा? आलू तो उतने ही रहेंगे ना खेत में। तो ऐसे ही समझ लो, किसी भी खेत का मतलब जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही रहेगा जितना है। तो उसमें चाहे 2 व्यक्ति लगाओ, चाहे 4 व्यक्ति लगाओ, चाहे 6 व्यक्ति लगाओ, प्रोडक्शन तो बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसा ही है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमें लगता तो लोग जुड़े हुए हैं, पर ज़्यादा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझिए। तो अब बस इतना होगा, हाँ ज़्यादा लगाने से फ़र्क क्या पड़ेगा? बस काम जल्दी हो जाएगा, इतना फ़र्क पड़ेगा, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मान लो मटर छीलनी है, 1 किलो मटर छीलनी है, 1 किलो मटर छीलने एक व्यक्ति भी छील सकता है, 1 किलो मटर को एक व्यक्ति भी छील सकता है। घर में हमारी मम्मी छील लेती है अकेली। मगर आप सब बैठ जाओगे ना, तब अगर मान लो 10 व्यक्ति बिठा दो और कहें कि लाओ भाई मटर छील दो, तो 10 व्यक्ति से छीलेंगे तो मटर थोड़ी बढ़ जाएंगी, मटर तो उतनी ही रहेंगी जितनी निकलनी है। मान लो उनमें से 1 किलो में से 1000 दाने निकलने हैं, तो 1000 दाने ही निकलेंगे, और ज़्यादा बढ़ा के वो नुकसान और कर देते हैं, खा जाएंगे ठीक है, खैर मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखो, पर्सन सीम्स टू बी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन बट ही हैज नो कंट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रोडक्शन। मतलब हमें लगता है कि व्यक्ति प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है, मगर उसका कोई प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं है किसमें? प्रोडक्शन में। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन, इफ सम पीपल आर रिमूव्ड देन प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। देखो यहाँ पर क्या करें, प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, ज़्यादा लोगों को जोड़ के रखते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए ना, देन टोटल प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। जो टोटल प्रोडक्शन होने वाला है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही कंडीशन कहलाती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पाया जाता है, किसानों के मतलब खेतों में पाया जाता है, एग्रीकल्चर मतलब जो काम होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा बस इतना ध्यान रखना, हमें लगता है लोग काम कर रहे हैं मगर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर उनमें से 1-2 को हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यही सिचुएशन कहलाती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और कहाँ पाया जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पाया जाता है। और अब देखेंगे कुछ 2-3 टॉपिक और हैं। अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी देख लिए, कारण क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है लैक ऑफ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। पिछले वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ, हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि आपको पता है पैसे दो डिग्री मिल जाएगी, तो डिग्री मिलने से क्या होगा? स्किल थोड़ी मिल जाएंगे आपको। तो हमारी एजुकेशन है ना वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है कि आप डिग्री मिलने के बाद जॉब मिल जाए। हमारी एजुकेशन में अभाव है, स्किल्स नहीं दे पाते, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सिर्फ एजुकेशन पर
फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, थ्योरेटिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये एक मेजर रीजन है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग इट हैज़ क्रिएटेड ए न्यू प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में, आज को पता है क्या समस्या है, आज की डेट में पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे मतलब वो पढ़े लिखे हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। आज की डेट में जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स इनके पास नहीं, और वो स्किल्स कहाँ मिलती हैं, एजुकेशन होगी तब मिलेंगे। और हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वहाँ पे स्किल नहीं देते, सिर्फ डिग्री दे रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हैं, यही है। तो हमारी आपने देखा आज की डेट में 74 पॉइंट समथिंग हमारी मतलब लिटरेसी है। इंडिया की लिटरेसी कितनी है? लगभग 74% लिटरेसी है, मतलब 3/4 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। और पहले ये लिटरेसी लेवल बहुत कम हुआ करता था, आज़ादी के टाइम पे बहुत कम लिटरेसी लेवल हुआ करता था, 20% से भी नीचे था ये, है ना। और आज की डेट में लिटरेसी बढ़ के कितनी हो गई, 74% के समथिंग हो गई है। इतनी बढ़ने के बावजूद भी लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, इट हैज़ क्रिएटेड ए न्यू प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एक नई समस्या और आ रही है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है हमारे कि लोगों को मतलब जैसे ही जो उनकी डिग्री खत्म हो उनको जॉब मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ डिग्री बांटी जा रही हैं, उनको स्किल्स नहीं दी जा रही हैं, और स्किल्स देने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में कई सारे काम कर रही है। फिलहाल हम देखेंगे कि हमारी जो मेन समस्याएं वो क्या हैं। नेक्स्ट, many students remained unemployed even after getting education because they have lack of skills and knowledge related to work। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो हैं वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनको वो एजुकेशन तो ख़त्म कर लेते हैं मगर उनके पास अभाव होता है। लैक का मतलब है अभाव होता है, किसका, स्किल्स का अभाव होता है और नॉलेज का अभाव होता है, ठीक है। और हमारे देश में स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स का भी अभाव है। हमारे देश में जहाँ पर स्किल दी जाती है, 1-1, 2-2 साल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अभाव है। ये थोड़ा एक्सपेंड होना चाहिए। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया ये तो हर चीज़ का समस्या है, मैंने बताई थी ना आपको कल भी कि आज की डेट में ध्यान रखना, हमारे यहाँ देश में जितनी भी समस्याएं उनकी जड़ पॉपुलेशन, उनकी जड़ क्या है, पॉपुलेशन। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी, हर चीज़ का रिजल्ट क्या है, एजुकेशन। पॉपुलेशन तो जड़ है और समस्या क्या है, एजुकेशन। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे ना, वाकई में अच्छी नॉलेज होगी, समझने वाली नॉलेज होगी ना हमारे अंदर, तो इन समस्याएं कम हो सकती हैं, ठीक है। खैर देखते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लेबर फोर्स, तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसी बनाती है ताकि मतलब लोगों को रोजगार मिल सकें, मगर ये पॉलिसी फेल हो जाती है, सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना बहुत ज़्यादा है। आप सोचो 2001 की 2001 की सेंसस के अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 102 करोड़ थी। कितनी थी, 102 करोड़। 2011 की सेंसस के अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 121 करोड़। सोचो 10 साल में, मात्र 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी, 19 करोड़। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? अब यार 10 साल में 19 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी भयानक गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोचो। तो गवर्नमेंट कितनी भी स्कीम चला ले, क्या फर्क पड़ने वाला है, पॉपुलेशन तो दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और अभी भी सरकार मतलब कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक रीजन है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। अनसूटेबल टेक्नोलॉजी, तो देखो भाई अनसूटेबल टेक्नोलॉजी होगी ना, इसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। तो आज की डेट में देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव, मतलब क्या है, आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना वो है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज किसी कंपनी में रोबोट लगाना है तो भैया रोबोट लगाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज लेस लेबर, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कैपिटल इंटेंसिव है एंड लेस लेबर, कम व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से और ये टेक्नोलॉजी इज नॉट सूटेबल, दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट सूटेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज अब देखो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में लगा देंगे तो हमारे देश में इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, और हो रहा है। क्यों? हमारे देश में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। क्यों? इंसान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मगर भैया उल्टा हो रहा है, रियलिटी में उल्टा हो रहा है। आज की डेट में हर कंपनी क्या कर रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च करके टेक्नोलॉजी ला रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की नौकरी छूट रही है क्योंकि मशीन उसकी जगह लेती जा रही हैं, काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीनें 24/7/365, मतलब हर दिन रात चलती है मशीनें, कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। ख़राब हो जाता है तो उसके पार्ट रिप्लेस कर दिए जाते हैं, मगर इंसान तो थक जाता है ना भाई।
तो ये भी एक समस्या है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं है, हमारे देश इंडिया जैसे देश के लिए सूटेबल नहीं है। हालांकि अगर ग्रोथ हम देखें तो ज़रूरी भी है और ज़रूरी भी नहीं है, हम दोनों तरफ फंसे हुए हैं। हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो हमें ज़रूरत ये है कि इसी जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी डायरेक्शन में हमारी स्किल्स तैयार की जाएँ। जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसी डायरेक्शन में हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि वही स्किल्स दी जाएँ। स्कूल कॉलेजों में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित एजुकेशन दी जाए। अभी भी हम पुराने पैटर्न पर चलते आ रहे हैं, जो पुराना पैटर्न एजुकेशन का उसी पर चलते आ रहे हैं। ये भी एक मेन समस्या है, ठीक है। तो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द प्राइम रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज एक मुख्य कारण है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। आजकल हर कंपनी में क्या हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। पूरे देश की बात करें, कस्बे की बात करें, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या आता है, ऑटोमेशन आता है। मैंने बताया था ना, ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों से काम करवाना बजाय ह्यूमन के। तो ह्यूमन कब काम नहीं करवाएंगे, मशीनों से काम करवाएंगे, तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। रोबोट्स, ये किस में आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आते हैं। इन रोबोट्स ने किसको रिप्लेस कर दिया, ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया। आपने मूवी देखी होगी रोबोट मूवी जो पहले आई थी, चिट्ठी वाली, तो आपने देखा था ना, उसमें चिट्ठी जब क्या बन जाता है, उसमें गुंडा बन जाता है, ऐश्वर्या राय को ले आता है, तो उसमें कितने सारे रोबोट बना देता है। उसमें हर काम कौन करता है, रोबोट करते हैं। इंसानों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेम सिचुएशन अब ये हो रही है, हर देश में ये प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है अगला कारण, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता है हमारी देश के लगभग 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई है। मगर अभी भी आज की डेट में भी हम एग्रीकल्चर में पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या है, कम है। और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होने से इनकम किसानों की क्या है, कम है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। और इनकम जब कम होती है तो फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाते, और हेल्थ एंड एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाते तो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, पॉवर्टी की तरफ। और पॉवर्टी जब होगी तो फिर दोबारा से क्या बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड हैं, रिलेटेड हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर भी एक रीजन है। एग्रीकल्चर में हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है। और ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन आज की डेट में, दुख यही है कि ज़्यादातर एजुकेशन में ज़्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। ज़्यादातर लोग किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। पांचवा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट। इसको हम सिंपली एक वर्ड में मैं खत्म करूं, जॉबलेस ग्रोथ। हम ग्रोथ तो कर रहे हैं मगर जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं मगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में हर देश में यही समस्या है। हम ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, मगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। नो एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ। क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ। इन लास्ट 35 years इंडिया हैज डेवलप्ड मैनी सेक्टर्स बट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज मोर, बट सर्विस सेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू इट्स डेवलपमेंट। आज देखो, मैंने बताया था ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सपोज हम 1950 देश तो आपको पता है 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1950 के 51 के समथिंग की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 55% हुआ करता था जब देश आज़ाद हुआ था। और जो टर्सरी सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ करता था, 10-5% के समथिंग ही हुआ करता था। मगर आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन घटकर लगभग 15% रह गया है। और कंट्रीब्यूशन किसका बढ़ गया है, टर्सरी सेक्टर, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। आज की डेट में हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा, जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है वो किससे आ रही है, टर्सरी सेक्टर से आ रही है। मगर प्राइमरी सेक्टर में आज की डेट में 50% से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी इन दोनों में कुल मिलाकर 50% से भी लोग कम जुड़े हुए हैं। तो मतलब क्या है, हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है मगर सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यही एक कारण है, हम कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हैं। देयर इज ए लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेस्पाइट हैविंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट तो कम हो रहा है मगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसका रीजन भी मैंने सिंपल सा बता दिया है। आजकल हर काम किससे कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब देखो, ये भी एक कारण है। अगर हमारी सरकार चाहे तो इसको क्या कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम कर सकती है, अगर उनके पास क्या हो, विल पावर हो। मगर हमारी सरकार का भी ध्यान नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं देती, लीडर्स भी ध्यान नहीं देते, तो इसकी वजह से भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू एरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट आर नॉट रीचिंग टू द टारगेटेड इंडिविजुअल्स ड्यू टू वेरियस लूप होल्स एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
हम गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चला रही है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके, एरेडिकेट किया जा सके। एरेडिकेट का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त किया जा सके। मगर ये जो स्कीम्स हैं जिसके लिए चलाई जा रही हैं टारगेटेड इंडिविजुअल्स, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि इन स्कीम्स में बहुत सारी कमियाँ हैं, लूपहोल्स का मतलब कमियाँ हैं, और सरकार के कई सारे जो मिनिस्ट्री हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं, सरकार के ऑफिसर्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, और बीच में ही मतलब स्कीम्स को मतलब इसमें जो पैसा आता है उसको खा जाते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो हटना चाहिए वो नहीं हट पाता है, और पॉलिटिकल विल का अभाव है। क्योंकि अगर ये स्कीम जो चलाई जा रही है इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, सही से लागू किया जाए, तो इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। मगर आपको पता है हमारी सरकार तो किस में बिजी रहती है, सरकार तो इलेक्शंस में बिजी रहते हैं, कभी स्टेट्स का इलेक्शन, कभी सेंटर का इलेक्शन, कभी लोकल इलेक्शन, इन्हीं में बिजी रहते हैं, तो ये ध्यान कहाँ से देंगे, ये भी एक दिक्कत है। अब है मेजर्स फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को एरेडिकेट करने के लिए मतलब समाप्त करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या उपाय लिए गए हैं। अब हम देखेंगे मेजर्स फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। मेजर्स का मतलब है उपाय, क्या क्या उपाय किए गए किसको हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड मेड एफर्ट्स टू एरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में क्या क्या मतलब क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो आप बता देना गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं ताकि लोगों को क्या प्रोवाइड की जा सके, लेबर को जॉब प्रोवाइड की जा सके, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकें, और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। इसके लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कौन सा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं, मनरेगा। हालांकि इसका नाम पहले नरेगा हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, मनरेगा। महात्मा गांधी जी नाम लगा दिया जाता है, जिसमें आपको पता है ये जो स्कीम है मनरेगा, जो स्कीम है मनरेगा स्कीम कहाँ पे चल रही है, मनरेगा स्कीम चलती है कहाँ पर, ये स्कीम चल रही है गाँव में चल रही है, रूरल एरियाज में चल रही है। और मनरेगा स्कीम के तहत क्या किया जाता है, गाँव के लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि 100 दिन आपको काम मिलेगा, मतलब 3 महीने 10 दिन के समथिंग आपको क्या मिलेगा, काम मिलेगा, और आपको पर डे के हिसाब से क्या किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा, जो भी वेज है या मजदूरी बनेगी वो सब दी जाएगी। तो कोशिश कर रही है ना गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो इन 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द प्रोग्राम नेम्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू प्रोवाइड 100 डेज गारंटी जॉब इन ए ईयर इन रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2005 में एक स्कीम चलाई थी, पूछी जा सकती है स्कीम अलग से, ध्यान रखना। 2005 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम चलाई थी, जिसके तहत गाँव के लोगों को 100 दिन का गारंटीड क्या है, जॉब देने की, मतलब जॉब दी जाती है। गांव के लोगों को 100 दिन की 100% मतलब गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा। तो इसके तहत क्या हो रहा है, अब गांव के लोगों को 3 महीने की नौकरी पक्की हो गई ना, अब बाकी और कुछ काम करो। और ये 3 महीने उसको कब चला देते हैं, जनरली इसको कब चलाया जाता है, जब गांव के लोग क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है, खेती वेती का काम हो जाता है, उस समय ये मतलब जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं, नरेगा से जुड़ जाते हैं, और नरेगा से जुड़ के इनको क्या होता है, फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ तो मतलब गरीबी इनकी कम होती है। और नरेगा के तहत लोगों को, कई सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कमी आई है, और गांव में पॉवर्टी भी कमी आई है। ध्यान रखना, नरेगा की वजह से, मनरेगा जो स्कीम चलाई गई है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या कम होगी, गरीबी भी कम हो जाएगी, ये भी कम हुई है। साथ के साथ में हमारी गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारी स्कीम्स चलाई। स्किल डेवलपमेंट ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके, ताकि लोगों को नई नई स्किल्स दी जा सकें, और वो खुद अपना क्या कर सकें, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो प्रधानमंत्री ने जो मतलब हमारी गवर्नमेंट है उसने कई सारी स्कीम चला रखी है एट प्रेजेंट में स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक तो मिशन चला रखा है स्किल इंडिया मिशन, गवर्नमेंट ने इसका मिशन चला रखा है, स्किल इंडिया मिशन चला रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये एक योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत अलग अलग प्रकार की स्किल्स दी जा रही हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्किल्स दी जा रही हैं, किसी को मैकेनिकल का काम करने से संबंधित स्किल्स दी जा रही हैं, किसी को सिलाई मशीन से संबंधित, किसी को होटल मैनेजमेंट से संबंधित, किसी को मोबाइल बनाने से संबंधित। तो कई प्रकार की स्किल्स दी जा रही हैं ताकि लोगों के पास अगर स्किल्स होंगी तो वो खुद अपने आप ही कोई दुकान खोलकर काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर
किसी शॉप में जाकर काम भी सीख सकते हैं, या मतलब सॉरी काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना, इसके तहत बहुत प्रकार की स्किल्स दी जा रही हैं ताकि लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और एटलीस्ट काम स्टार्ट कर सकें अपना, ताकि कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा सके और गरीबी खत्म कर सकें। गरीबी खत्म होगी तो बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्कीम्स चलाई गई हैं किसके द्वारा आप बता देना। एक तो नरेगा वाली स्कीम का एग्जांपल दे देना, मनरेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बता देना कई सारी स्कीम्स पहले भी चलाई गई थी, चलाई जा रही हैं, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने कई सारी स्कीम चला रखी है। सरकार का एक मिशन भी है स्किल इंडिया मिशन, और साथ के साथ में एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिससे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली जाती हैं ली जा सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखना, एरेडिकेट का मतलब है समाप्त करना। तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देयर शुड बी अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड मिनिमम लूप होल्स इन द स्कीम्स ऑफ लेबर जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रन बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है ना, ताकि और किससे संबंधित स्कीम चलाई जा रही हैं, जॉब प्रोवाइड करने से संबंधित स्कीम चलाई जा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो स्कीम चलाई जा रही हैं उसमें अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब जो डिपार्टमेंट चला रहा है उसको, या जो भी मिनिस्ट्री उसको हैंडल कर रही है, उन सबके बीच में आपस में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, ताकि मतलब जो स्कीम चलाई जा रही है वो टारगेटेड लोगों तक पहुंच सके, टारगेटेड पीपल तक पहुंच सके। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वेरियस मिनिस्ट्रीज के बीच में, वेरियस ग्रुप्स के बीच में, वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। साथ के साथ मिनिमम लूप होल्स का मतलब है कम से कम कमियां होना चाहिए, कम से कम भ्रष्टाचार होना चाहिए, कम से कम करप्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। पहला तो एक काम ये किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की भी हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड कर दी है, डिजिटल हो गई हैं। ठीक है, अगला है देयर शुड बी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। आपको पता है हमारी एजुकेशन में कमी है, एजुकेशन कैसी है हमारी, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हम पढ़ लिख तो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, मगर जॉब नहीं मिलती। इसके लिए हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म आना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि हमें एजुकेशन के साथ साथ क्या दी जा सकें, स्किल्स दी जा सकें, ताकि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, खुद का रोजगार ढूंढ सकें। ठीक है, खुद ही रोजगार क्रिएट कर सकें, ऐसे होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग एम्प्लॉयमेंट देने वाले हों, ना कि एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले। आप कंपनी खोलने वाले बने, ना कि कंपनी में काम करने वाले। ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि वक्त लगेगा पर बन सकते हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा मतलब पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि आप फ्यूचर में किसी को नौकरी दें, ना कि नौकरी करें। ठीक है, ये ठान लो। खैर, देयर शुड बी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन एंड यूथ शुड बी इंस्पायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि भाई आप खुद का रोजगार ढूंढो, खुद ही रोजगार क्रिएट करो, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। ठीक है, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर जॉब्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी इंक्रीज। अगर एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करनी है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द प्रोग्राम मेक इन इंडिया। आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने एक प्रोग्राम चला रखा है, आपने पता ही होगा, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है उसने एक नया प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है भारत में बनाओ भाई, भारत में बनाओ। अगर आप चीज़ों को भारत में बनाओगे तो क्या होगा, भारत में कंपनी खुलेंगी, सिंपल सी बात है। अगर एक कंपनी भी खुलती है तो उसमें हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी, और हज़ारों कंपनी खुलेंगी तो मल्टीप्लाई कर दो, और लाखों कंपनी खुलेंगी इंडिया में तो फिर मल्टीप्लाई करो, कितने सारे लोगों को मिलेगा। इसलिए जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, वो किस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है कि चीज़ों को कहाँ से बनाओ, इंडिया में बनाओ, विदेशों से मत खरीदो, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कैंपेन चला रखा है, अभियान चला रखा है, मेक इन इंडिया अभियान चला रखा है, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या क्या क्रिएट होगा, रोजगार क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और साथ के साथ में गरीबी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्या प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और अगर हम बहुत तेज़ गति से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ गति से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सपोज एक किसी कंपनी में, आपके एरिया में एक कंपनी खुल जाती है, हज़ारों लोगों को नौकरी मिल जाएंगी। अगर आपके एरिया में 10 कंपनी खुल जाती हैं तो सोचो कितने लोगों को नौकरी मिल जाएंगी, खुशहाली लौट के आ जाएगी। मगर इनके दुष्प्रभाव भी है।
खैर उसको छोड़ो। अब हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारा हो गया खत्म, ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी वो हम देख लेते हैं, एक पॉवर्टी से रिलेटेड वाले में रह गई थी और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई यूआरपी एंड एमआरपी, ये पॉवर्टी वाले में ध्यान रखना। तो पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए दो रिकॉल पीरियड यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए दो रिकॉल पीरियड यूज किए जाते हैं। पहला रिकॉल पीरियड है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और दूसरा रिकॉल पीरियड है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। पिछला वाला चैप्टर मैंने कराया था, पिछला वाला टॉपिक कराया था मैंने गरीबी पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को मेजर करना है ना, तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए दो पीरियड यूज किए जाते हैं। पहला पीरियड है यूआरपी और दूसरा पीरियड है एमआरपी। यूआरपी मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और एमआरपी है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है यूआरपी क्या होता है, इट इंक्लूड्स द कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर डेटा फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब जो यूआरपी होता है ना, इसमें 30 दिन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना 30 दिन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। किस चीज़ का, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का। कंजप्शन का मतलब कितना यूज हुआ, कितना खर्च हुआ। कंजप्शन मतलब यूज और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो यूआरपी में क्या करते हैं, 30 दिन का डेटा कलेक्ट करेंगे किस चीज़ का, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। एमआरपी क्या होता है, इसमें सेपरेट डेटा कलेक्ट किया जाता है कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का। इज कलेक्टेड फॉर 2 पीरियड्स। मतलब यहाँ पे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो डेटा है ना, उसको 2 पीरियड्स में कलेक्ट करते हैं। एक तो 30 दिन का कलेक्ट किया जाता है और दूसरा किया जाता है 365 डेज का। ध्यान रखना एक तो 30 दिन का और एक 365 डेज का क्या किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाता है। यही कहलाता है एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की महंगाई के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। रैपिड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ करेंसी, स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्टली इंपोर्ट्स, हाई डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कारण किसके लिए जिम्मेदार हैं, महंगाई के लिए जिम्मेदार है, इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इंडिया में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, तो एक तो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हु इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन लागू करता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ध्यान रखना हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगी। एक घंटा होने वाला है, आज तो ज़्यादा टाइम हो गया, कोई बात नहीं। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन लागू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है हमारी भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है। हु इम्प्लीमेंट द फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिजिकल मेजर्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मेजर्स लागू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मॉनेटरी मेजर्स किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है अगर जो हमारी कॉमोडिटीज हैं उसके जनरल प्राइस बढ़ जाएं, वही चीज़ क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज ए कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूस राइज इन द जनरल राइज इन द प्राइस लेवल। हु आर द फर्स्ट हु फर्स्ट मेड टू मेजर एफर्ट्स टू, अरे यहाँ पे 2 बार आ गया, हु फर्स्ट मेड, इसमें तो बार बार 2 चीज़ आ रही है, हु मेड फर्स्ट, ठीक है, इसमें ऐसा आएगा हु मेड फर्स्ट एफर्ट्स टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया एंड व्हेन। मतलब सबसे पहले पॉवर्टी को मेजर करने के लिए किसने एफर्ट लगाए थे, किसने प्रयास किए थे और कब किए थे। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किए गए थे वो किए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में। तो 1868 में सबसे पहले पॉवर्टी को मेजर किया था दादा भाई नौरोजी ने, और कब, 1868 में। खैर, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लार्जली फाउंड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, वो पाया जाता है हिडन और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट द रिलायबल डेटा रिगार्डिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी से संबंधित डेटा कौन कलेक्ट करता है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इवन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा भी कौन कलेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित डेटा भी कौन करता है, NSSO करता है। हमारी इकोनॉमी के सामने कौन कौन से मेजर चैलेंजेज हैं, तो हमारी इकोनॉमी के सामने 3 मेजर चैलेंजेज है, U फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, P फॉर पॉवर्टी, I फॉर इन्फ्लेशन। तो 3 हमारे इकोनॉमी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेज हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट एस्टीमेट किसने प्रेजेंट किए हैं, तो पॉवर्टी से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट एस्टीमेट प्रेजेंट किए हैं C रंगाराजन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, पूरा की पूरा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर्स में इसको प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।